चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करें। अरे भाई, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। पहले आप ये देखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा 15 तारीख, और वो दूसरी टेस्ट सीरीज फिर आपकी वैसे ही जाएंगी। ठीक है, आप क्या चाहते हो? दूसरी टेस्ट सीरीज पूरा पढ़ के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आंसर्स कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप खींच लेना, फोटो भेज देना। हाँ, तो हम कहाँ थे? एक व्हाट्सएप का आंसर दिया नहीं है, दे दूंगा आज पक्का, आजकल में सही में। चलिए, ये किया क्या घर पे, पहले ये बताओ। टेस्टी बर्गर्स कैसे करते हैं मतलब? वाह, क्या सवाल है। किया क्या टेस्टी बर्गर्स वाला आप लोगों ने, अप्रैल वालों ने? नहीं किया, जमा नहीं, ट्राई करके देखा? ट्राई ही नहीं किया तो फिर जमना दूर की बात है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जीरो क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट कितनी दी है? मतलब क्या हुआ, 100 क्या है? ये तय हो गया, 100 फिक्स कॉस्ट है, मतलब ये हर जगह सेम रहेंगी, हाँ कि ना? चलो, ये तय हो गया। क्या फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं बेटा। हाँ, कैसे सर? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। क्या आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज वेरिएबल। क्या आप एवरेज फिक्स निकाल सकते हैं? हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, अगेन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आप मार्जिनल निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन, लेकिन डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये 10 से बढ़ रहा है। हमने को मार्जिनल कॉस्ट टोटल अगर निकालना है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। आपके ऊपर है, जो भी जैसा क्वेश्चन में सवाल पूछा है वैसा आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। समझ आई बात? ये वो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, यानी टोटल माइनस दिस, लेकिन ये जो फर्क है कितने यूनिट का है? 10। अगर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय 10 करो, नहीं तो कुछ भी मत करो, एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब आपसे 3 सवाल पूछे हैं, और ये देखिए, ये पूरा निकाल के दिया हुआ है आपको रेडीमेड, पूरा डेटा फिल करके कैसे फिल हुआ ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे कुछ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इफ बर्गर सेल्स फॉर ₹14, 14 में बेच रहा है, और सबसे ऊपर एक चीज लिखी है कि दिस इज अ प्राइस टेकर। मतलब क्या हुआ? प्राइस टेकर है, यानी कौन सा मार्केट हुआ? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये पता चल गया आपको, यानी ये 14 रुपीज पे, 14 रुपीज जो इन्होंने प्राइस चार्ज किया है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि एट 14 रुपीज ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड। याद है ये चीज़ आपको? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ही होता है, हमने कल पढ़े थे। तो ठीक है, प्राइस तय हो गया 14 रुपीज। चलिए ठीक है। एक्सक्यूज मी। सवाल आपसे पूछा है कि 14 रुपीज तो है, लेकिन टेस्टी बर्गर्स ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहेगा उनका, यानी उन्होंने कितने पे बेचना चाहिए कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने की कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करना पड़ता है, और इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। याद है कल ये 2 कंडीशन घोट घोट के पड़ी थी? ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट कहाँ दिख रही है आपको? मार्जिनल कॉस्ट कहाँ दिख रही, कहीं दिख रही है क्या? हाँ सर, दिख रही है ना। मार्जिनल रेवेन्यू कहीं दिख रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। एवरेज रेवेन्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? क्या निकालूं एवरेज रेवेन्यू में, बताओ कैसे निकालूं? भगवान, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, बराबर है प्राइस कितना दिया है? 14, यानी ए आर कितना हुआ? 14। और परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इक्वल टू एम आर, यानी एम आर कितना हुआ? 14। इक्विलिब्रियम पॉइंट कब रहता है? व्हेन एम आर इक्वल टू एम सी।
एंड दैट कर्व शुड कट बिलो, लेकिन कर्व के बारे में कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। तो पहली कंडीशन देख लो, एम आर इक्वल टू एम सी। एम सी के अंदर 14 कहाँ आ रहा, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे एम सी 14 है और एम आर तो 14 है, हमको मालूम है क्योंकि एम आर इक्वल टू ए आर एंड ए आर इक्वल टू प्राइस। सही बोल रहा नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स। तो कौन सा लेवल है, 40 क्वांटिटी पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। समझा क्या, ये है एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। एक कल हमने देखा था, एक आज देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और जो दो कंडीशन जो बार बार बोल रहा हूं ना, बड़े काम की है। क्या, समझ आई बात, ये कंडीशन बिठा लो यहाँ पे। और आसान है, बिठाए भी कैसे ये भी बताया था कल आपको, है ना। चलिए समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, जितना बड़बड़ किया है सब छाप के भी दिया है। अब बचे 3 क्वेश्चन का जवाब तो आप ही दे दोगे। व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 60 बर्गर्स आर प्रोड्यूस। 60 बर्गर्स यहाँ पे है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 960। सिंपल। उसके बाद और पूछा है व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन 20 बर्गर्स आर प्रोड्यूस। ये रहा आपका 20 बर्गर्स, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 5 रुपया। आसान है। वॉट बिटवीन 10 एंड 20 वॉट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये 10 से 20 के बीच में मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी बड़ी बेटा, 90 इज माई मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल पर यूनिट अगर पूछे तो 9। ठीक है, दोनों भी लिख सकते हैं। समझा ये क्वेश्चन। 10 से 20 के बीच में, ये रहा 10 से 20 के बीच में ये रही मेरी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आसान था, आसान है। लॉन्ग रन हमने पढ़ लिया था, मोनोपोली हम स्टार्ट कर चुके थे। ये नहीं पढ़ाया था ना, यहाँ तक हुआ था सोर्सेस ऑफ मोनोपोली। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, ए आर एंड एम आर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे बताओ, अब कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हर चीज में कंपेयर करूंगा परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हुआ था, हमने कल क्या देखा था, याद आया कुछ सर। ये जो लाइन है यही ए आर है, यही एम आर है, यही प्राइस है, यही डिमांड है। इसका एग्जाम्पल दिया था, 5 रुपए पार्ले जी, 2 यूनिट बिके तो 10 रुपए, 3 यूनिट बिके तो 15। एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा सर, 5 5 5। एम आर कितना आ रहा, वो भी सर 5 5 5। याद है ये चीज़। तो ए आर इक्वल टू, और पार्ले जी का भाव क्या, वो भी 5 रुपया। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। इसमें लॉन्ग रन के अंदर कौन से प्रॉफिट हो रहे थे, नॉर्मल। लॉस तो करेगा ही, लॉस करेगा तो बंद ही कर देगा लॉन्ग रन में। और सुपर नॉर्मल इसमें हो नहीं सकते क्योंकि प्राइस से ज़्यादा आप बेच नहीं सकते। यू आर प्राइस टेकर, यू आर नॉट प्राइस मेकर। ये सब कल हमने पढ़ा था। और शॉर्ट रन में हमने तीनों देखा था, सुपर नॉर्मल भी हो सकता है सर, नॉर्मल भी हो सकता है, और लॉस भी कभी काल हो सकता है। समझ आया, लॉस होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, वो भी होगा। सुपर नॉर्मल हुआ तो क्या होगा। अब मैं आता हूँ मोनोपोली पे। कॉमन सेंस से बता दो, लॉन्ग रन में मोनोपोली में क्या होंगे, लॉन्ग रन नॉर्मल की सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल हो। अगर सुपर नॉर्मल नहीं तो फिर मोनोपोली काहे की भैया। दे आर प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर। वो 5 में नहीं बेचेंगे पार्ले जी, वो 7 में बेचेंगे क्योंकि उनका कहना चलेगा। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। सोच के देखो, अगर आप कोई चीज बेचने वाले एक ही आदमी हो तो क्या रेवेन्यू और कॉस्ट एक ही रखोगे कि रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा कमाओगे। आप शायद भूल गए, जब ए आर इक्वल टू ए सी होता है तो कौन से प्रॉफिट होते हैं, ए आर इज ग्रेटर देन ए सी सुपर नॉर्मल, और ए आर इज लेस देन ए सी। इस पे तो चलेगा ही नहीं, इस पे चलेगा क्या, अच्छा इस पे चलेगा क्या वो मोनोपोली वाला। भाई मेरी मोनोपोली है, मैं अकेला बेचने वाला हूँ, तो जितनी कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू लूँ क्या, नहीं मैं अकेला हूँ, मैं ज़्यादा लूँगा लॉन्ग रन में। सुपर नॉर्मल रहेंगे लॉन्ग रन में मोनोपोली के केस में। और शॉर्ट रन में
तीनों भी हो सकते हैं सर, शॉर्ट रन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेंगी, क्या लगता है प्राइस कम होगा कि बढ़ेगा? मैं सिंगल सेलर हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैंने बोला क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेंगी, टोटल रेवेन्यू नहीं पूछा मैंने, प्राइस पूछा। आप आते हो मेरे पास खरीदने के लिए कोई चीज, वो चीज का प्राइस 100 रुपया है। मैं आपको पूछता हूँ कितने होना, बोले एक ही होना सर। मैं क्या बोलूंगा? 100 से कम नहीं होगा, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। क्यों ऐसा बोल रहा मैं? मेरी मोनोपोली है, इनके पास मजबूरी है, मेरे से खरीदना ही पड़ेगा। बराबर है। ये नहीं आते, दूसरे आते हैं, वो बोलते कितने रुपए का? बोलता 100 रुपए का। वो मुझे बोलते भैया 100 पीस होना। मैं क्या करूंगा सोच के जवाब देना। कम करूंगा। क्यों? अभी तो आपने बोले ना कम नहीं करूंगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो आपने तो बोला सेम रखेंगे। बल्क परचेज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। थोड़ा डिस्काउंट दे भी दिया तो मुझे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होने वाला। देते कि नहीं देते बल्क वालों को डिस्काउंट? हाँ कि ना? ठीक है। फिर तीसरा कस्टमर आया, एक ही यूनिट होना बोलता, फिर से क्या बोलूंगा? भाग यहाँ से, ये भाव में लेना है तो ले, नहीं तो जा। ऐसा ही होता कि नहीं होता? सिंपल। फिर चौथा कस्टमर आया, 1000 यूनिट होना। मोनोपोली वाले को भी पैसे कमाने हैं ना, कि नहीं कमाने हैं? कमाने हैं। फिर जैसे ये आए, वो आए 1000 यूनिट मांगने, 1000 यूनिट मैं वो बोलते नहीं 90 नहीं, मुझे तो 75 में दो। तो शायद मैं निगोशिएशन करके 80 में दे दूं उनको, 90 से कम में ही दूंगा। क्यों? मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है। मैं कितना नीचे आऊंगा? मैं कहाँ तक नीचे आ सकता? मैं प्राइस में कम कर रहा। देखिए 100 रुपए जो मैंने प्राइस चार्ज किया है बेटा, ये पहले ही सुपर नॉर्मल पे हूं मैं जरूरत से ज्यादा ले रहा हूं। मैं कितना नीचे आऊंगा आपके हिसाब से? लॉस कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट तक आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा। उसके नीचे जाऊंगा क्या? नहीं, मतलब मैं सुपर नॉर्मल से नॉर्मल तक ही आऊंगा, जहां पे ए आर इक्वल टू एम आर रहेगा, सॉरी, ए आर इक्वल टू ए सी रहेगा। इसके नीचे आने का बोलेंगे तो मैं आऊंगा क्या? चाहे वो पूरी दुकान ही क्यों ना खरीद ले। भैया ए आर अगर ग्लेस हुआ एसी से, तो इसका मतलब वो लेकर नहीं जा रहे, वो मेरे जेब से निकाल के ले जा रहे। ऐसा मैं करूंगा क्या? यानी 39 की खरीदी है और वो 35 में मांग रहे, तो मैं दूंगा क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं कितना दे दूंगा? 39। नो प्रॉफिट नो लॉस हो, इससे ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस में भी कई बार इसलिए देते हैं कि चलो आज कस्टमर आया, कस्टमर बन जाएगा हमारा, अगले बार फिर हमारे पास ही आएगा, आज नहीं कमा रहे अगले बार कमा लेंगे। ऐसा कई बार होता है। अरे मैं बोल रहा नहीं लाएगा, लेकिन कभी काल देना पड़ गया तो दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। कुछ जा रहा क्या जेब से? कई बार होता क्या है, आप अकेले बेचने वाले हो मान लो, लेकिन अगर आप कई बार कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली रहती है, किसी चीज़ की हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट रहती है कि नहीं? मान लो आप मोनोपोली हो, आपके पास 100 यूनिट पड़े हुए हैं और आपको मालूम है ये 10 दिन के अंदर 100 यूनिट बिकने वाले नहीं है, मुझे बचे यूनिट स्क्रैप करने पड़ेंगे। हो आप सिंगल सेलर और कस्टमर अचानक आ जाता उसी दिन 100 यूनिट का, क्या करोगे? शायद आप लॉस में भी बेच दो थोड़ा सा मोनोपोली होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि सर अगर आज नहीं बेचा तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो भैया हर तरह की सिचुएशन पॉसिबल है मोनोपोली में भी, ऐसा मत सोचो। शॉर्ट रन में लॉस में भी मोनोपोली वाले बेचते हैं, शॉर्ट रन में लोगों को आदत लगाने के लिए लॉस में भी बेचा जाता है। जब पहली बार चाय बनी थी ना, टी उससे फ्री में पिलाया था सबको, जबकि मोनोपोली थी चाय की। सुना है चाय की कहानी? टी एक फॉरेनर था, आज से 200-300 साल पहले की बात है, उसने कार में घूम के सबको चाय फ्री में पिलाया। ऐसे 15-20 दिन तक फ्री में मोनोपोली था, फिर भी चाय फ्री में पिलाया। क्यों? एक बार लोगों को आदत लग जाए।
आपको मालूम है चाय में थोड़ा सा नशा रहता है, एक बार आदत लग गई तो वो चाय चाहिए ही चाहिए। कुछ दिन फ्री में पिलाया, उसके बाद पैसे चार्ज किए और लोग बराबर आके पीने लग गए। वाह क्या बढ़िया चीज़ है, एनर्जी मिलती है ना चाय पीने के बाद। मोनोपोली होने के बाद भी फ्री में दिया, लॉस कर रहा था। शॉर्ट रन में कुछ भी पॉसिबल है, लॉन्ग रन के अंदर तो सुपर नॉर्मली प्रॉफिट लेगा, लेकिन अगर इक्वल कर नीचे उतर उतर के कितना उतरेगा ये मैं आपसे पूछ रहा, तो भैया ज्यादा से ज्यादा वो इक्वल तक आएगा सर। लॉस तो लॉन्ग रन में वो करेगा ही नहीं, काहे को करेगा लॉस? हाँ कि नहीं? एक आध बार कर लिया वो चीज अलग है। समझ आई बात? अब एक सवाल का जवाब दे दो, नॉर्मल लॉन्ग रन के अंदर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा रहेगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? अब ये पढ़ने के पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। ये टेबल के सिर्फ 2 कॉलम देखिए। पहले कॉलम नंबर, इसमें 4 कॉलम है बेटा, आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉलम की तरफ ध्यान दीजिए। क्या आप इससे सहमत हो? ये सीधे सीधे इसलिए दिए कि लाइन सीधी सीधी बन जाए नॉर्मल समझ में आने के लिए, डेटा आप कुछ भी ले सकते हो। क्या सहमत हो आप? भैया अगर 1 यूनिट लेता है तो 10 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 2 लेने वाला आता है तो मैं उसको 9 में दे देता हूँ, कोई 3 लेने वाला आता है तो मैं 8 में दे देता हूँ, 4 लेने वाला आता है तो मैं 7 में दे देता हूँ, 5 लेने वाला आता है तो मैं 6 में दे देता हूँ, 6 लेने वाला आता है तो मैं 5 में दे देता हूँ, 7 लेने आता है तो मैं 4 में दे देता हूँ। 7 में भी लेता है तो मुझे प्रॉफिट है, मुझे नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझे 2 रुपये का पड़ता है। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, सीमेंट में आज अल्ट्राटेक की लगभग मोनोपोली जैसी है। अल्ट्राटेक, अंबुजा, इनकी मोनोपोली टाइप से 2-3 अच्छे सीमेंट वाले हैं, तो 10-25 लोग नहीं है, 2-3 ही लोग अच्छे हैं जो पूरे इंडिया में फेमस हैं। आप लोगों को अगर सीमेंट लेना है तो कितने में मिलता है? सीमेंट की बोरी 300 रुपए की 50 किलो की बोरी मिलती है, जाके देखना। ये जो गवर्नमेंट ब्रिज, रोड और बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनाते, कितने की मिलती सीमेंट की बोरी? यानी 300 में आपको बेच रहे हैं और 50 में उनको दे देंगे पूरी बोरी। बेटा वो बोरीज बात 15 रुपए की रहती है, क्या बात कर रहे हैं, कैसे 50 में दे देंगे यार? अरे हाओ तो घाटा करके देंगे क्या? बोरी 50 रुपये, वो बोरी 15 से 20 रुपए की है, उसकी पैकिंग कॉस्ट, सीमेंट भरना, इलेक्ट्रिसिटी 35 रुपए में हो जाएगा। कुछ भी रेशनल बात कर रहे हो। तो 50 रुपए, तो वही तो बोल रहा, जो बैग वो खरीद, अरे सीमेंट खुला थोड़ी देगा, लो ट्रक में डाल दिया ले जाओ, बैग में पैक करके देगा ना। वो बैग ही सस्ते से सस्ती लो तो 15 से 20 रुपए की आती है, तो 50 किलो सीमेंट 30 रुपए में मिल जाएगा। कुछ भी इरेशनल बात कर रहे हो, लॉस ही हो जाएगा ना भैया। मार्क्स अगर चाहिए तो इरेशनल मत सोचो, रैशनल। इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल है, द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। इरेशनल में तो एक भी लॉ फिट नहीं बैठेगा। नहीं सर मैं तो दूंगा ही नहीं कम में, कोई भी आ जाए, चाहे मोनोपोली, मेरी मोनोपोली नहीं देगा तो बैठे रहे भैया। ऐसा सिर्फ हो सकता है उस टाइप के गुड्स के अंदर जिसकी डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक हो। कोई डॉक्टर वगैरह फीस कम ही नहीं करते, अब आपको इलाज कराना है तो उनसे ही कराना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री ये सब की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल की बात कर। वो सीमेंट की बोरी 150 से 125 रुपए के आसपास दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स को। यानी आपसे कितना, अच्छा 150 में भी दे रहे होंगे तो लॉस करके दे रहे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट कमा के दे रहे होंगे, एबनॉर्मल तो कमा ही नहीं सकते, सुपर नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कमा के दे रहे होंगे। दैट मीन्स आप लोगों से कितना चार्ज कर रहे हैं? 300, तो ये 150 क्या हुआ? सुपर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको मान लीजिए आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं हो, लेकिन 500 बोरी की जरूरत पड़ती है, तो आपको 300 में देंगे कि थोड़ा कम कर देगा? क्योंकि 275 करने के बाद भी उसको 125 रुपए का फायदा है। आप बोलते नहीं पूरी ट्रक भर के लेता हो बोल रेट, तो शायद 250-240 में देते हो और सही में मिलता है। और आप बोलते नहीं देखो मेरा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है, हर महीना एक एक ट्रक भेजो 12 महीने तक, तो उसके मुंह में पानी नहीं आएगा अंबुजा वाले के, तो क्या बोलेगा? ठीक है 200 रुपये लगा दिया, इसके नीचे नहीं उतरेगा। फिर कब उतरेगा नीचे? जब हर महीने लाखों बोरी लग रही है तब। क्यों उतरते ये नीचे इतना रेट? क्योंकि इनको सीमेंट बनाने की कॉस्ट से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में पैसा बहुत लंबा जाता है। और
पर्सनल मतलब कि पर्सनल यूज के लिए अगर आप खरीद रहे हो तो आप एडवर्टाइजमेंट के कारण खरीद रहे हो, क्योंकि आपने देखा हुआ अंबुजा के अच्छा है, अल्ट्राटेक अच्छा है, वो आती ना एडवर्टीजमेंट, वो ट्रेन चलती रहती, वो घर बनाता, अभी अल्ट्राटेक की एडवर्टीजमेंट चल रही कि नहीं, है ना, घर बन गया मेरा, सबका ही बनता है उसमें क्या है, हाँ कि ना। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट के कारण अट्रैक्ट कौन हो रहा, आप लोग हो रहे, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को असर नहीं होता एडवर्टीजमेंट का, उसको तो जो सस्ता दे वो। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट से अलग कर दिया जाता है। क्यों नहीं डालते वो 150 रुपए में बेच के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर आया है लेने के लिए वो एडवर्टीजमेंट के कारण नहीं आया है, वो तो ऐसे ही आया है। वो तो आप नहीं दोगे तो अल्ट्राटेक के पास जाएंगे, वो नहीं देंगे तो किसी और के पास चले जाएगा, उसको तो सीमेंट लगाने से मतलब है, उसको थोड़ी अल्ट्राटेक अंबुजा कोई ब्रांड से मतलब है। इसीलिए ऐसे केस में जब स्पेसिफिक पता चल जाता है कि एडवर्टीजमेंट का इस आदमी पे असर नहीं होने वाला, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को अलग कर दिया जाता है ऐसे आदमी से, और बाकी लोगों पे, आप जैसे लोगों पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को डाला जाता है। ये आप पढ़ोगे सीए इंटर में जब आओगे तो कॉस्टिंग के अंदर, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। अभी सिर्फ आपको झलक बता दी थोड़ी सी, आई बात समझ, समझे नहीं समझ, और सही सही भी है। नहीं तो गवर्नमेंट का जब भी टेंडर भरेंगे ये लोग अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जोड़ते रहेंगे तो इनका टेंडर सबसे ऊपर आ जाएगा, इनको कभी काम ही नहीं मिलेगा, सीमेंट बिकेगा ही नहीं। तो सोचो इतना मार्जिन रखा है, और हर प्रोडक्ट में ऐसा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या समझते हो, ये मोबाइल ये बेच रहा है ये 40,000 में, ये कितनी आती होंगी कॉस्ट इसके बनने की, 5,000 रुपये भी नहीं आती। तो काय की कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कितनी होती है, पैसे लगते नहीं लगते, ये हालत है समझ में। 28% तो जीएसटी भी है सीमेंट के ऊपर, मालूम है आपको, 28%। अभी शायद 18 किया है गवर्नमेंट ने रिसेंटली, स्टार्टिंग में 28% जीएसटी, यानी आप 100 का सीमेंट खरीदो तो 28 रुपये गवर्नमेंट के है उसके अंदर, वो तो बेचारा 62 में ही दे रहा आपको, सॉरी 72 में ही दे रहा। तो ये सारी चीज़ों से फर्क पड़ता है। चलो खैर ठीक है, ये पहले दो कॉलम से आप सहमत हो क्या, ये जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। नहीं भी हो तो कुछ कर नहीं सकते, मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। चलिए ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है बेटा, सर प्राइस इनटू क्वांटिटी, हमको भी मालूम है, ये है क्वांटिटी सोल्ड, ये है प्राइस, और प्राइस ही एआर होता है, ये आपको मालूम है, समझाने की जरूरत नहीं है। ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल ऑफ एन माइनस टोटल ऑफ एन माइनस 1। पहले इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 10, दूसरे इसमें 10, 18 माइनस 10 8, तीसरे इसमें 24 माइनस 18 28 माइनस 24 30 माइनस 28 30 माइनस 30 28 माइनस 30। ये पहले भी पढ़ा है, ऐसा माइनस होता है, देखा है ना अपन ने कि नहीं देखा। अब मेरी एक बात सुनिए, एआर कर्व और एमआर कर्व, इन पे जरा कंसंट्रेट कीजिए। स्टार्टिंग में शुरू दोनों एक से हो रहे हैं, ये 9 हो गया तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया तो ये -2 हो गया। ये बनाया कर्व, सही है ये कर्व, हाँ कैसे, इधर देखो, ये ए आर एम आर, ये आपका आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एवरेज रेवेन्यू शुरू होता है तो 10 से, लेकिन कम होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा। क्या एवरेज रेवेन्यू कभी 0 होगा ना, क्या एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव होगा, सर 0 ही नहीं हो रहा तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। एमआर भी 10 से शुरू हो रहा, लेकिन एमआर का स्लोप और ज्यादा स्टीप है, कैसे, ये 10 से 9 हुआ, ये 10 से सीधा 8 हो गया, ये ज्यादा गिर गया, ये 9 से 8 हुआ एक ही गिरा, या 8 से सीधा 6 गिर गया और ज्यादा गिर गया, यानी ये 2 से गिर रहा है, ये 1-1 से गिर रहा है। स्लोप इसका एमआर का स्टीपर है, एआर का थोड़ा सा फ्लैटर है। आई बात समझ, कोई भी सीढ़ी स्टीपर रहेंगी तो आप जल्दी उतर सकते हैं, फ्लैटर रहेंगी तो सीढ़ियाँ ज्यादा रहती, मालूम है ये चीज आपको। सीढ़ी इमेजिन करो, जितनी फ्लैट रहेंगी उतनी सीढ़ियाँ ज़्यादा रहेंगी, और जितनी स्टीप रहेंगी उतनी सीढ़ी कम रहेंगी, इसीलिए स्लोप स्टीपर स्लोप फैक्टर। ये जो है एमआर, ये ज़्यादा गिर रहा है, इसका स्लोप स्टीपर, जल्दी नीचे आएंगे, देखो ना जल्दी 0 पे आ गया, स्टीपर जल्दी पहुँचोगे ना नीचे, सीढ़ी स्टीपर रहेंगी तो। और
ए आर धीरे धीरे एक एक गिर रहा है फ्लैटर। ये देखो ये बन गया फ्लैटर। ये स्लोप स्लोप सुन के बच्चे बड़े टेंशन में आ जाते थे, क्या बोल रहे साला स्लोप, कुछ नहीं, सीढ़ी दिमाग में रख लेना, वही स्लोप होता और कुछ भी नहीं होता। ऐसा स्लोप रखेंगे, पानी पानी को डालना ऊपर से और ऐसा स्लोप रखना, पानी जल्दी आएगा नीचे, और ऐसा स्लोप रखना, पानी को आने को टाइम लगेगा, स्लोप कम है स्लोप ज्यादा है, सिंपल। और बस स्लोप, आज तक कोई ये बताता ही नहीं था कि स्लोप यानी ऐसा, अरे भाई सिंपल चीज है स्लोप। तो वैसे ही लाइन गिर रही, ये जो लाइन है ये AR लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई MR। MR लाइन लाइज बिटवीन दिस Y एक्सिस एंड एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व, बराबर है। ये समझ आया? ये दोनों लाइन कैसे आई, समझ आया क्या बेटा? बराबर है, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मोनोपोली के अंदर, जरा देखते हैं कुछ ये पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं जो इसके बारे में लिखा हुआ है। मोनोपोली फर्म्स कंस्टिट्यूट एन इंडस्ट्री, देयरफॉर द एंटायर डिमांड ऑफ द कंज्यूमर फेसेस बाय द मोनोपोलिस्ट, क्योंकि एक ही सेलर है, पूरे कंज्यूमर के डिमांड उसी को फेस करना है। मार्केट डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म इज सेम एज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी। As the demand curve for consumers for a commodity slope downwards, monopolist face a downward sloping demand curve। यानी अब एक चीज बता दो, इन दोनों कर्व में से मेरा डिमांड कर्व कौन सा रहेगा? अरे यार लिखा हुआ है AR विल बी माय डिमांड कर्व, उसमें भी AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड। यहाँ MR और AR अलग अलग रहते हैं, बाकी AR प्राइस रहता है आपको मालूम है, और AR ही रहेगा डिमांड कर्व, हाँ कि ना? चलिए और थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब ये सब चीजें इसलिए ध्यान में रखना जरूरी क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएंगे, आपके पास सोचने का उतना टाइम नहीं रहेगा, इसीलिए हम समझ रहे हैं, समझ के साथ साथ एक रूल बनाते जा रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सर AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड, इसके अंदर AR इक्वल टू डिमांड इक्वल टू प्राइस, लेकिन सर जो MR रहता है वो AR से हमेशा कम रहेगा, हाँ कि ना? ये सब सोचना है। ये दो समझ गए ना तो आगे के दो तो नहीं भी पढ़ा है तो चलता, इतने सिंपल है। ये दो समझना जरूरी है, कल का हम समझ गए, आज का समझते हैं, कंपैरिजन थोड़ा सा देखेंगे। और 3 का कंपैरिजन मेरा यहाँ लिख के दिया हुआ है, बहुत मस्त कंपैरिजन है। चलिए पहले तो ये देखते हैं। As the demand curve for consumers of the commodity slope downward, monopolist faces a downward sloping demand curve. This means that monopolist can sell more quantity only by lowering the price of the commodity। सोच के देखो, आपको किसी चीज़ की, कोई मोनोपोली वाला है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, रोज 1 यूनिट की ज़रूरत है, आप 1 यूनिट खरीदे, काम चलाया, दूसरे दिन काम चला, आप एक एक क्यों खरीद रहे? अगर वो मोनोपोलिस्ट प्राइस नहीं तोड़ता है इसलिए खरीद रहे। अगर वो मोनोपोलिस्ट बोलता है सर आप रोज आते हो, आप एक काम करो एक साथ 10 ले जाओ, मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? यार रोज रोज तो लेना, एक काम करो सीधा एक साथ 10 यूनिट ले लो, हमको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये तो हमारा फायदा हुआ। अब आप बोलोगे सर मोनोपोलिस्ट का क्या फायदा ये देने में? जो कैश उसके पास रोज एक एक करके आने वाली थी, वो पहले ही दिन उसके पास आ गई, 9 दिन का उसका इंटरेस्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? बैंक में उसने OD ओवरड्राफ्ट लिमिट ली होंगी, वो पैसा बैंक में डाल देगा, तो उतना इंटरेस्ट उसका बचेगा कि नहीं बचेगा? उतना ही वो आपको डिस्काउंट देगा। जनरली 1 महीना पहले पेमेंट देते हैं, 2 महीना पहले पेमेंट देते हैं, तो 1% 2% CD मिलती है, कैश डिस्काउंट जिसको अपन बोलते हैं। ये क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि 1 महीना पहले अगर कोई पैसा दे देता है तो उतना जो सप्लायर है उसका इंटरेस्ट बच जाता है, उसको जल्दी पैसा मिल जाता है, तो वो अपने पैसे काम में ला सकता है, क्योंकि उसने तो बैंक से OD ली हुई है। और कोई कोई लोग नहीं भी देते, जिनके पास खुद का पैसा है वो नहीं देते, आई बात आई है। लेकिन 99% बिजनेस वाले खुद के पैसे से बिजनेस नहीं करते, बैंक से OD लोन कुछ ना कुछ लिया हुआ रहता, आई बात समझ में? As the demand curve, that is average revenue curve, slopes downward, marginal revenue curve will be below it। चलिए ये समझ में आया। अब सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है बोल्ड लेटर्स में। AR एंड MR बोथ आर नेगेटिवली स्लोप्ड। क्वेश्चन आएगा तो बेटा इसी में से आएगा, ये भी बताते रहो, क्वेश्चन इसी में से आएगा, पहले कुछ नहीं है। पहले तब आ सकता था जब लिखने वाली बात रहती थी। कोई डाउट है?
नहीं ना, पक्का डाउट है तो पूछ लेने का, घर की बात है। ए आर एंड एम आर बोथ आर नेगेटिवली स्लोप, दोनों नीचे जा रहे हैं। एम आर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन ए आर एंड वाई एक्सिस, ये हाफ वे है दोनों के बीच में। ए आर कैन नॉट बी जीरो, तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ए आर कर्व कैन नॉट टच एक्स एक्सिस। एंड लास्ट, एम आर कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, दैट इज एम आर कर्व कैन टच और कट द एक्स एक्सिस। समझ में आई ये चार चीजें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट का क्या हो सकता है? अब मोनोपोली वाला क्या कर सकता है शॉर्ट रन में? सर वो सुपर नॉर्मल करता ही है, शायद नॉर्मल भी कर दे, और कुछ समय के लिए अपने कॉम्पिटिटर जो कोई खड़ा होने वाला हो उसको उखाड़ के फेंकने के लिए वो शायद लॉस भी कर सकता है। हाँ कि ना? तीनों चीजें पॉसिबल है। यस, देखिए शॉर्ट रन में तो सब में सब चीज पॉसिबल है। शॉर्ट रन मतलब 1-2 घंटा, 2-3 दिन, कुछ भी हो सकता है। कई बार मोनोपोली स्टार्टिंग में आदत लगाने के लिए फ्री में देते, ये जियो को ही देख लो ना, फ्री में दिया ना आपको, चाहता तो पैसे थोड़े बहुत ले सकता था, लेकिन नहीं, फ्री में दे दिया। फ्री में नेटवर्क टेस्टिंग भी हो गई और आप लोगों को आदत भी लग गई। ठीक है, रोज पहले 1 GB 1 महीने में मिलता था 250 रुपये में, संभाल संभाल के यूज करते थे। अभी रोज 4 GB मिल रहा है, वो भी उससे आधे पैसे में, कॉलिंग फ्री। तो कैसे यूज करते? कुछ भी रहे, वीडियो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। आज न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज आई है, 44% पिछले 10 साल में जो टीवी देखने का रेशो है, पहले मान लीजिए आप 10 घंटे टीवी देखते थे, तो अब जो लेडीज लोग हैं वो 15 घंटे टीवी देखने लग गई है पिछले 10 साल में, यानी रेशो बढ़ गया है। इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, 44% से बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है? टीवी यानी प्रोडक्टिव काम है कि अनप्रोडक्टिव है? टीवी में जो भी दिखाते हैं उसका वास्तव से कोई संबंध नहीं रहता, ये आपको मालूम है। और टीवी में ऐसी ऐसी एक्सट्रीम चीजें दिखाते जो कभी हो ही नहीं सकता। जिन्हें क्या बोलूं, सीरियल के नाम बोलते हुए अजीब लगता है मेरे को। क्या तो वो एक डायन आता है, एक वो ये रिश्ता क्या कहलाता, मैं क्या, वो अक्षरा मर गई, उसकी बेटी आ गई, वो बेटी से अभी उसका बेटा कहाँ से कहाँ चला गया, अक्षरा के तो अते पते नहीं है। ठीक है, चलो जाने दो। यानी आप सोचिए, ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो रियल में नहीं हो सकती। हमको वो चीजों को रोज देख के आदत लग जाती है कि हाँ ये देखना है, ये देखना। यस और नो, आदत लगती कि नहीं? और इससे क्या होता है, हमारे दिमाग की सोच लिमिटेड हो जाती है। ये जो इरेशनल सोच है ना, इसी का नतीजा। नहीं, आप नहीं देखते, ऐसा नहीं बोल रहा। रैशनल कंज्यूमर को ये समझता है कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। अच्छा, कार के ब्रेक फेल कर देते, ये तो बहुत कॉमन रहता। कभी रियल में होते क्या कार के ब्रेक? मेरे को बताओ, आप गाड़ी चालू करके चलाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कि कार ब्रेक फेल है? तो आप वहीं नहीं रुक जाओगे? वो पूरा 100 किलोमीटर चला लेता, फिर उसको पता चलता कार के ब्रेक फेल हो गया, जैसे ब्रेक उसने कहीं पे लगाया ही नहीं होगा। ये है इरेशनल सोच। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाने में टाइम लग रहा है आजकल। ऐसा होता कि नहीं? और हमारी भी, अरे यार वो ऐसा हो जाता है, ऐसा, वो सोच हमारी डेवलप हो रही है क्योंकि हम सालों से उस सीरियल को उसी टाइम पे देखने की आदत है। एक दिन भी मिस हो जाए ना तो कैसा लगता सोच के देखना, पता नहीं आज क्या नहीं किया। अमेरिका का रिसर्च है, फैक्ट बात है, कोई गलत नहीं। यूएसए में रिसर्च आया है कि भैया इंडियन ब्रेन्स जो है वो ज़्यादातर दिन ब दिन अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि वो इंडियन टीवी सीरियल्स देखते हैं, और इंडियन टीवी सीरियल्स में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई संबंध नहीं रहता। और उनको भी वैसी सोच होते जा रही है कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा। वो बचपन में वो शक्तिमान आता था, अरे कुछ बच्चे मर गए उसके चक्कर में। वो शक्तिमान में क्या दिखाते थे, वो गिर रहा है, शक्तिमान आके बचा लेगा, है कि ना? है कि नहीं? ऐसा ही होता था। कुछ बच्चों की डेथ हुई है, न्यूज सर्च कर लेना, गांव के बच्चों ने, भैया शायद शक्तिमान आ जाए, उन्होंने कूद के छलांग लगाई है, शक्तिमान आएगा बचाने के लिए, आ गया शक्तिमान। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, डायरेक्ट पहुंच गया ऊपर। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा न्यूज आई है, सर्च करके देख ले। अब सोचो, चलो जाने दो। इसलिए कोई भी मूवी दिखाते हैं, सीरियल दिखाते हैं, तो उसके आगे लिखता जाता है
इस घटनाक्रम में सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई संबंध नहीं है, अगर वास्तव से कोई संबंध होता तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये बार बार दिखाते हैं ताकि भैया हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तुम देख लो भैया। चलो जाने दो। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, मोनोपोलिस्ट में सुपर नॉर्मल भी हो सकता है। सुपर नॉर्मल में क्या होता है बेटा, ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, नॉर्मल में ए आर इक्वल टू ए सी, और लॉस में ए आर इज लेस देन ए सी, बराबर है। चलिए, और हमारी जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पे। कोई भी मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या, वेयर एम आर इक्वल टू एम सी, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ये याद है, हाँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, कौन सा नहीं, हाँ बताओ ना बेटा, कौन सा नहीं समझा ये। अच्छा ये दो ग्राफ ना, हाँ ऐसा बोलो ना बेटा। कुछ नहीं, ये प्लॉट किया है, इधर देखो, ये ए आर और एम आर कर्व्स को प्लॉट करना है। ये ए आर यहां से स्टार्ट हो रहा, ये भी 10 है, एम आर भी 10 है, तो 10 से स्टार्ट हुआ। ए आर को देखो पहले, 10 9 8 7 6 5 4, नीचे आते जा रहा, और क्वांटिटी जो है बढ़ती जा रही, तो ये क्वांटिटी मेरी बढ़ती जा रही। एम आर भी शुरू तो 10 से हो रहा, लेकिन ये 9 हुआ तो ये उसके नीचे आ गया, 8 हो गया। फिर ये 8 हुआ तो ये 6 हो गया, दूर दूर होते जा रहा, देखो दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये नीचे 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 आ गया, एक समय पे ये 0 हो गया, उसके बाद ये नेगेटिव भी चला गया। तो बस ये दोनों को मैंने प्लॉट किया, और कुछ भी नहीं। इससे ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि स्टार्ट तो दोनों एक ही साइड से होंगे, लेकिन एम आर ए आर के हमेशा नीचे रहने वाला है। सिंपल, आई बात समझ में। मतलब जितना बोला सब लिख के भी दिया है, घर पे पढ़ोगे तो इतने आप समझ में आएंगे, नोट्स उस टाइप से हैं। चलिए पहले बताओ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या रहता, सुपर नॉर्मल एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, हाँ कि ना, सबको मालूम है ये चीज। तो चलो एक काम करो, ड्रॉ करें। पेज नंबर, आपके पेज नंबर पे कहाँ लिखा हुआ है एक बार वो भी देख लो, आप साइमल्टेनियसली देखते जाओ। 4.32 पे लिखा हुआ है, नहीं, हाँ 4.32 पे मोनोपोली का लिखा हुआ है। पहला हम बात कर रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, कौन सी, ए आर और एम आर वाली। ये मेरी ए आर लाइन है, और ये मान लीजिए मेरी एम आर लाइन है, ठीक है। दिस इज ए आर इज इक्वल टू प्राइस, दिस इज माई एम आर, इसको मैं डिमांड भी बोल सकता हूँ, हाँ कि ना। ये 0 है। चलो अब बताओ, अब दो लाइन ड्रॉ करने, कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, एम सी ए सी, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, याद है नहीं है, याद है। चलिए ठीक है, ड्रॉ करता हूं पहले ए सी और एम सी, ठीक है, वो राइट रहती, ये थोड़ा बड़ा राइट रहती। दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज माई एवरेज कॉस्ट। वॉट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू, कहाँ रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, सर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां रहेगा जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगे, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेंगी। क्या वो पॉइंट ये है, नहीं बेटा, ये मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन है, ये मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन देखो नीचे से काट रही, हाँ, और दोनों टच भी हो रहे हैं, यानी दिस विल बी बाय इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यू क्वांटिटी, इस समय इस क्वांटिटी पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा, ये तो हमने तय कर लिया था कंडीशन। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, इसी क्वांटिटी पे मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी, हाँ
बराबर है, एवरेज कॉस्ट वाली लाइन को यही क्वांटिटी यहाँ टच कर रही। दूसरा सवाल, इसी पॉइंट पे, इसी क्वांटिटी पे मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना, क्या नाम दिया है, एल दिया है। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, सर एवरेज रेवेन्यू इज क्यू एल। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, सर एवरेज कॉस्ट इज क्यू एम। कौन सा ज्यादा है, सर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड व्हाट आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट, एल एम, क्यू एम माइनस क्यू एल। हाँ कि ना, ये देख लो बेटा, क्यू एम माइनस क्यू एल, क्यू एल एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट है, तो ये मेरा क्या हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो एरिया है एल एम मल्टीप्लाइड बाय ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा, टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पूरा के पूरा। ऐसा ही पहले भी पढ़ा था अपन ने परफेक्ट कंपटीशन में, ऐसा ही कुछ पढ़े थे ना, कल ही पढ़े थे। तो ये तो हो गया आपका सुपर नॉर्मल का केस। एक बार पढ़ लो इसको, आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देख लो समझ आ रहा है क्या, सिर्फ ये ग्राफ के साथ ये देखिए, ग्राफ एग्जाम में बनाना नहीं है, चिंता है नहीं। वहां पे और यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना था, वहां पे आपकी ए आर लाइन और एम आर लाइन एक ही थी, यहाँ पे लाइन अलग अलग है, फर्क इतना ही है। सिर्फ सुपर नॉर्मल ही देखना है, नॉर्मल हम पढ़ने के हैं, समझा सुपर नॉर्मल। समझा सबको बेटा, चलो आगे। तो एक काम करते हैं, अब दूसरा देखता हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व। जरा इस कर्व पे ध्यान देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कर्व। यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या, इधर देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट है सर ई क्यू, सर यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर, एंड एम सी कर्व इज कटिंग एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे व्हाट इज माय क्वांटिटी, ओ क्यू इज योर क्वांटिटी। आई एम आस्किंग व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, सर एवरेज रेवेन्यू इज क्यू एल। व्हाट इज योर एवरेज कॉस्ट एट दिस पॉइंट, क्यू एल। ये देख लो एवरेज कॉस्ट यहां से जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये पॉइंट पे अगर मैं रहूंगा तो क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमम, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर इसके आगे जाके देखते ना क्या होता, देखो ना अपना क्या जा रहा। चलो यहाँ पे आज देख लो, इस पॉइंट पे आके देखो क्या होता। सर मैं थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा बनाता ना, देखते क्या होता। तो इस क्वांटिटी पे होगा क्या बेटा, व्हाट विल बी माई एवरेज रेवेन्यू, कहाँ जाएगा, सर यहाँ कहीं तो भी रुक जाएगा एवरेज रेवेन्यू। कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, इसके आगे तो मैं जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लॉस होगा ही नहीं। इस पॉइंट के आगे मैं सोच भी नहीं सकता, तो इसके पहले सोच सकता क्या, नहीं सर नहीं सोच सकता। इसके पहले भी देख लो आप, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है। ये वो समय है जहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी यहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इससे कम मैं ऑपरेट करूंगा तो भी लॉस है, इससे ज़्यादा मैं ऑपरेट करूंगा तो भी लॉस है। हाँ कि ना, चलिए ठीक है। तो ये सब इसके बारे में अगेन सेम सब कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा आप एक बार पढ़ लो इसको भी। बातें घर पे हो जाएंगी मानसी,
अभी ज्यादा दिन नहीं है एग्जाम को, 1 महीना बचा है। इतनी सी भी गलती नहीं होना चाहिए इस बार। पढ़ने के लिए बोला है। समझ आया क्या? पक्का? तो फिर एबनॉर्मल यानी सॉरी लॉसेस, लॉसेस में क्या होता? ए आर इज लेस, एवरेज कॉस्ट इज ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम। देख लो भैया। इक्विलिब्रियम कौन सा रहेगा सर? ई रहेगा। क्यों ई रहेगा? क्योंकि यहाँ पे वही आपको कंडीशन मालूम है, एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। इस पॉइंट के ऊपर ओ क्यू मेरी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी पे मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना? क्यू एल। एवरेज कॉस्ट कितना बढ़ गई? देखो एवरेज कॉस्ट क्यू एम। लॉस की प्रॉफिट? लॉस कितना? लॉस क्यू एम माइनस क्यू एल। एल एम इज द लॉस और टोटल लॉस सर एल एम इंटू ओ क्यू क्वांटिटी। रेक्टेंगल है ना, वैसे भी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पढ़ा होगा ना, एरिया निकल जाता। ये टोटल लॉस। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बता दो भैया। अभी जो भी डाउट है तू सा भी तो अभी पूछ लो। आत्ताच विचारा। नहीं है? पक्का? अप्रैल वालों तो चलो एक सवाल का जवाब दे दो मेरे, एक ही सवाल का, हाँ ज्यादा नहीं। लॉन्ग रन के अंदर इस मोनोपोली फर्म को क्या होगा लॉन्ग रन में? सुपर नॉर्मल होंगे, अभी आपने तय किया, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? फर्स्ट वाला ही बनेगा। सुपर नॉर्मल का ग्राफ कैसा है? ऐसा ही बनेगा। पक्का? बस काम खत्म हो गया लॉन्ग रन का भी काम। ये रहा आपका लॉन्ग रन और ये रहा आपका वैसा के वैसा ग्राफ। लेकिन एक बार लॉन्ग रन में होता क्या है जरा पढ़ लेते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूं। The long run equilibrium of the monopoly firm is attained where marginal cost is equals to marginal revenue. The monopoly firm can continue to earn supernormal profits even in long run. This is because entry to the market for new firm is blocked. Perfect competition में free entry and exit था, यहाँ पे free entry भी नहीं और exit तो सवाल ही नहीं। आई बात समझ? तो फ्री एंट्री नहीं है तो नई फर्म आएंगी नहीं, नई फर्म आएंगी तो कंपटीशन आएंगी नहीं, तो कंपटीशन होगा ही नहीं, तो मेरी मोनोपोली रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो मोनोपोली लॉन्ग रन में है तो कोई पागल ही होगा जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएगा, कमाएगा ही ना। इकोनॉमिक्स में तकलीफ ये है कि एवरेज कॉस्ट और रेवेन्यू जब इक्वल होते हैं तो उसको नॉर्मल बोला जाता है। हालांकि उसको एट पार बोलना चाहिए, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी नॉर्मल प्रॉफिट यूज करते हैं। आई बात समझ? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भैया वेरिएबल को फिक्स कॉस्ट तो रिकवर होंगी, कुछ वेरिएबल रिकवर हुई है तो। लेकिन सुपर नॉर्मल को थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो तो उसको सुपर नॉर्मल बोल दिया जाता है। देख लीजिए, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, तो उसको क्या बोल रहे हैं वो लोग? सुपर नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, चलो जाने दो। ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन एंड दिस मस्ट बी रिकवर्ड। दिस मीन्स मोनोपोली फर्म डज नॉट सफर लॉस इन लॉन्ग रन। लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता। However, it is if it is, हाँ ये आपको बताया हुआ है, फिर से आया है। If it is unable to recover variable cost, अगर कोई फर्म वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही है तो उसने क्या करना चाहिए? शट डाउन कर दो, चाहे तुम मोनोपोली हो चाहे तुम हल्दीराम ही क्यों ना हो। यू शुड शट डाउन इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट। इवन अगर वेरिएबल ही नहीं निकाल पा रहे तो फिक्स तो लगनी ही चाहिए। फिक्स भी लग रही है और वेरिएबल भी कुछ जा रहा है तो उससे बेटर है भैया बंद कर दो। एटलीस्ट वेरिएबल रिकवर हो रही तो आपका बिजनेस फिजिबल है, नहीं तो फिजिबल ही नहीं है। अब ये फिगर जो लॉन्ग रन बता रहा है एग्जैक्ट वही है। Thus we can find out that monopoly firm continue to earn supernormal profits in long run. ठीक है? Monopoly firm does not produce a lowest point of LAC curve, that is does not produce an optimum level because of absence of competition. क्या ये बात सही है? Yes. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके मिनिमम पे नहीं रहते। ये देख लो, ये एलएसी है, एसी के आगे एल इसलिए लगाया क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। एलएसी का मिनिमम पॉइंट कहाँ है बेटा? ये है कि यहाँ कहीं तो भी मिनिमम है, यहाँ मिनिमम। मिनिमम पे ऑपरेट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मोनोपोली है।
काय को मिनिमम पे ऑपरेट करेंगे, महंगा बनाएंगे, महंगा बेचेंगे, जब तक प्रॉफिट मिलता है सुपर नॉर्मल वो भी, तो कोई भी आदमी कॉस्ट की चिंता नहीं करता। आप 100 का बनाते हो, कस्टमर 200 में लेने को तैयार है। आप 200 का बनाओ, कस्टमर 400 में लेने को तैयार है। आपका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, तो आप क्यों चिंता करोगे कॉस्ट की? हाँ कि ना? इसीलिए लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट कॉस्ट की चिंता नहीं करता, और चिंता कॉस्ट की नहीं कर रहे इसका मतलब आप लोअर कॉस्ट पे ऑपरेट कभी कर ही नहीं सकते। हाँ कि ना? मान लो आपको पैसे की चिंता नहीं है, तो आप कभी कोई चीज़ सस्ती खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूंगा इसको आप पढ़ लो, सेम है वही जैसा है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जैसा था वैसा वैसा बना लो। पक्का ना एकदम? पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ? कितने मिलेंगे? नहीं नहीं पता नहीं कितने मार्क का किया वो कुछ, बाकी पढ़ो ना, क्या देख रहे हो, पढ़ो पढ़ो। कितने मार्क किया बेटा? 50 तक किया? 40 तो मिल ही जाएंगे, तो बताना मेरे को कितने मिलेंगे। समझ आया बेटा सबको? पक्का? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में, लो आपका क्वेश्चन आ गया। हाँ, पेज नंबर बताना पहले। 4.33 का कहाँ पे बेटा? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, वो तो अभी आने का हूँ ना उस पर। अच्छा हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ। कौन सा पॉइंट? ये वाला? एंट्री मोनोपोली के अंदर दूसरे फर्म आ सकते क्या? बस वही लिखा है, ब्लॉक्ड क्यों है? क्योंकि वो मोनोपोली है। अगर दूसरा फर्म आ गया तो मोनोपोली तो वहीं खत्म हो जाएंगी ना। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, एक ही, एक से दूसरा भी हुआ तो मोनोपोली नहीं रहती, वो ड्यूओपोली हो जाती है। ड्यूओपोली भी नाम की चीज होती है, मालूम है क्या? है आपके सिलेबस में ड्यूओपोली, दो लोग आ गए और उसके ऊपर गए तो फिर वो धीरे धीरे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बदलते जाएंगे। आई बात समझ में? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो जाता है। समझा ये? हाँ हाँ बोलो बोलो। तो आगे आने ही नहीं देगा ना किसी को, इसीलिए तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। कुछ नहीं, नॉर्मल में आ जाएगा फिर वो, मोनोपोली नहीं रहेंगी तो। मान लीजिए 2 जन आ गए, 3 जन आ गए, 4 जन आ गए, तो अब मोनोपोली खत्म। अब आपको नॉर्मल में बेचना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपना प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस चार्ज करेंगे। अब ये जो आप बोल रहे हो सर ये 2-3 आ गए तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हम आगे देखने वाले हैं। सर एक अकेला है तब तक तो ठीक है सर, 3-4 आ गए तो फिर क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगला इसके बाद यही है। चलो समझ आया ये? है ना बेटा? आगे क्यों चिंता कर रहे हो, बताता ना। मोनोस्पोली बताओ क्या होता है? एक ही बायर और एक ही सेलर। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर होता ना, ऐसे ही मोनोस्पोली मतलब एक ही बायर, खरीदने वाला भी एक ही। ऐसा प्रैक्टिकली होता क्या? सोच के बताओ। मैंने पहले ही बोला था बेटा, प्रैक्टिकली ना परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है ना मोनोपोली एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब पता है क्या होता है? हर समय हर जगह सेम प्राइस होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? वही पार्ले बिस्किट आप हिली एरिया में चले जाओ 7 रुपए की मिलेंगे, वही पार्ले बिस्किट आप एकदम बिल्कुल ऐसी जगह चले जाओ जहाँ एक ही दुकान है आपको महंगा मिलेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो एमआरपी से ऊपर लेंगे, आपको देना पड़ेगा। पूरे इंडिया में प्राइस एक होना चाहिए, कहाँ एक नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली मोनोपोली, एक ही सेलर है क्या कोई भी चीज का? एक ही। इवन रिलायंस इंडस्ट्री भी जो दाने बेच रहा है वो भी 2 है, गेल करके एक इंडस्ट्री है वो है, हालांकि चलती नहीं, वो चीज अलग है। हम तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ना मोनोपोली एग्जिस्टेंस में रहती है ना परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन चलो थोड़ा बहुत दिख सकता है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, पूरा वर्ल्ड वाइड बोलो या पूरे इंडिया वाइड बोलो, परफेक्ट कंपटीशन हर जगह हर टाइम में हर प्लेस में एक तरीका नहीं रहता। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे दवाई लेने जाना, एमआरपी से ज़्यादा मांगोगे तो देंगे कि नहीं दोगे? क्योंकि दुकानें ही नहीं खुली है सर। और दिन के 2 बजे दवाई लेने जाना और एमआरपी से ज़्यादा मांगेगा तो क्या करोगे? दूसरी दुकान में चले जाओगे। तो हर समय हर जगह अगर सब चीज़ एक रहे तो उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। समय और जगह के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है प्रैक्टिकली, इसीलिए प्रैक्टिकली ना मोनोपोली रहता है ना ये परफेक्ट कंपटीशन रहता है। तो इसीलिए जो आप बोले ना सर 2-3 तो रहते ही है, तो वो मोनोपोलिस्टिक है। और क्या होगा वो भी देखेंगे, अगला वही है, आज ही पढ़ेंगे, आज ही हो जाएगा। उसके पहले कुछ और कोई डाउट?
किसमें? कौन सा डी? पहले क्वेश्चन ही नहीं पता मेरे को, आप आंसर पूछ रहे। मोनो सोनी की मोनोस्पोनी? हाँ मोनोसोनी नहीं मोनोस्पोनी। हाँ बोलो क्या मोनोस्पोनी में क्या है? ये सही है ना? तो सिंगल सेलर मोनोपोली। मैं बोल रहा हूं सिंगल सेलर मोनोपोली, सिंगल बायर मोनोस्पोनी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल बायर रहे तो मोनोस्पोनी, सिंगल से मैं उनको ये बता रहा था जैसे सिंगल बायर रहे तो मोनोपोली बोलते हैं, वैसे ही सिंगल सेलर रहे तो उसको मोनोस्पोनी बोलते हैं। अच्छा ये आया था इसलिए पूछे क्या आपने? वाह, ये पता है कहाँ पे है? ये देखो, रुको रुको, नहीं देख ही लो अब आप। नहीं नहीं देख ही लो, पेज नंबर बताए पढ़। नहीं 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 देख ही लो अभी। 4.48 पे दिया हुआ है ड्यूओपोली। नहीं पेज नंबर 4.48 एक बार निकाल ही लो, निकाल लो निकाल लो निकाल लो। ओहो, पोली लिखा है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ ना। मोनोप्सोनी लिखो वहां पे, काट के लिखो मोनोप्सोनी। अब पढ़ा हुआ नहीं था, आपकी भी गलती नहीं है, तुक्का मार रहा था और क्या करते हैं। 4.48। अरे भाई मोनोपोली में तो सिंगल बायर, उसका अपोजिट दिख रहा है ना भाई। बेटा 4.48 उसके अंदर दिख रहा। हाँ मोनोपोली को उसको मोनोप्सोनी कर दो सबसे पहले काट के। डिओपोली मतलब देर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट, इट इज अ सबसेट ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है बताता हूँ। मोनोपोली मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर, ओलिगोप्सोनी मतलब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर इन द फैक्टर मार्केट। अब ये पता है कब समझ में आएगा, जब तक ओलिगोपोली नहीं पढ़ते तब तक ओलिगोप्सोनी समझ नहीं आएगा, इसीलिए नहीं पढ़ा था। फालतू सवाल पूछे, मैं आपको पूछ रहा जो पढ़ा है उसमें क्या डाउट है। क्या बोल रहा है? दूध है नहीं और दही बेचने की बात कर रहे हैं यार आप, क्या बोल रहे हैं? चलिए काम की चीज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अभी अभी ध्यान देंगे इधर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आदमी देख के तिलक लगाना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन मोनोपोली? यस 100% पॉसिबल। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है सर? वो जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा मांगता है हम प्राइस कम चार्ज करते हैं, बराबर है, यही होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए ठीक है। अब मोनोपोली फर्म इज ऑल्सो इंडस्ट्री। सिंगल फर्म कंट्रोल द एंटायर सप्लाई। एक ही फर्म, मोनोपोली मतलब एक ही फर्म, पूरा सप्लाई उनके हाथ में। Therefore, firm has the power to sell the same commodity to different buyers at different price. हर आदमी को आदमी देख के माल दे देते। Where the firm charge different price to different customer from same commodity, it is engaged in price discrimination. प्राइस का भेदभाव कर रहे हैं। समझ आई बात? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आपको मालूम है कमर्शियल रेट ज़्यादा रहते, डोमेस्टिक रेट कम रहते हैं। आपके घर पे अगर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो 3 4 5 रुपए यूनिट के हिसाब से आता है, पर यूनिट रेट है। और जो कमर्शियल रेट रहते, दुकान है या फैक्ट्री वगैरह, उनको 10 रुपए पर यूनिट चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है। भेदभाव कर रहे हैं दो कस्टमर में। मोनोपोली है इलेक्ट्रिसिटी की, नागपुर में एक ही कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी वाली, कौन? महावितरण। अभी एसएनडीएल थी, अब महावितरण हो गई। रिलायंस पावर, टाटा पावर नागपुर में तो है नहीं। यहाँ नागपुर में एरिया में मोनोपोली है, आपको लेना उनसे ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग किस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो डोमेस्टिक लोग, मतलब घर के अंदर अगर आप यूज़ करो रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस में बिजली, तो आपको 3 4 5 6 रुपए के हिसाब से मिलती है। और अगर आप कमर्शियली बिजली यूज़ कर रहे हो तो आपको 10 रुपए के हिसाब से मिलती है। अरे हाँ कि ना? तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही चीज का एक ही समय पे दो आदमी को अलग अलग रेट दे रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्वांटिटी के कारण भी होता है। क्यों होता है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या कब होगा ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? जब दो या दो से ज्यादा सब मार्केट रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की जो अभी बात करी, इसमें मार्केट कौन है? मार्केट यानी लेने वाला। लेने वाले कौन थे? दो अलग अलग तरह के लोग थे। एक थे रेसिडेंशियल लोग, एक थे डोमेस्टिक वाले लोग। आपने सिलेंडर देखा? एलपीजी सिलेंडर, कभी कोई रेस्टोरेंट या कोई नाश्ते की दुकान पे जाओगे तो सिलेंडर ब्लू कलर का दिखेगा आपको। एलपीजी सिलेंडर ऐसा बड़ा भी दिखेगा और ब्लू कलर का दिखेगा। पता है वो कौन सा है?
कमर्शियल यूज एलपीजी सिलेंडर, वो बहुत महंगा मिलता है, 2000 का एक सिलेंडर मिलता है, और हमको कितने में दे रहे सिलेंडर, 700-800 रुपये में दे रहे, उसमें सब्सिडी भी दे रहे। क्यों? क्योंकि हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए ले रहे हैं। वही चीज़ है, वही गवर्नमेंट है। अरे भैया कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं ना आप वो सिलेंडर से बेच के कुछ बना के पैसा कमा रहे हो। डोमेस्टिक यूज़ वाला घर में खाना पैसा कमाने के लिए बना रहा क्या? और गलती से कमर्शियली आपने वो सिलेंडर यूज़ कर लिया डोमेस्टिक, तो बहुत लंबा फाइन है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है। इसीलिए कोई भी जगह आप जाके देख लो, ब्लू कलर का सिलेंडर दिखेगा। अगर गलती से वो रेड यूज़ कर रहा है, फोटो खींच के भेज देने का किसी को, बैंड बज जाएंगी बेचारे के, अगर आपको उसकी बैंड बजानी हो तो। ठीक है, ऐसा करना नहीं। लेकिन समझ आया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि दो अलग अलग तरह के लोग हैं। डॉक्टर के पास भी रिच पेशेंट आते हैं, पुअर पेशेंट आते हैं। कुछ डॉक्टर पुअर पेशेंट से कम फीस चार्ज करते हैं या नहीं लेते। क्यों ऐसा? ट्रीटमेंट तो दोनों का सेम ही कर रहा है ना। क्यों ऐसा? भैया वो गरीब है, वो अमीर है, अमीर से ज़्यादा ले लो, गरीब से कम ले लो, क्योंकि दो अलग अलग तरह के सेगमेंट के लोग एग्जिस्टेंस में है। सेकेंड है, डिफरेंट मार्केट शुड हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी याद करो, प्राइस के कारण डिमांड में कम ज्यादा होना। अगर कम ज्यादा होता है तो वो क्या है? इलास्टिक। अगर कम ज्यादा नहीं होता है तो वो इन इलास्टिक। एक सवाल का जवाब दे दो सोच के, कॉमन सेंस से। मोनोपोली मार्केट में जिस प्रोडक्ट में वो फर्म डील कर रही है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। क्या मोनोपोली वाला प्राइस ज्यादा चार्ज करना चाहेगा कि कम? क्योंकि प्राइस से जब डिमांड में फर्क नहीं पड़ रहा तो उसने क्या करना चाहिए? ज्यादा में बेचना चाहिए, काहे को कम में बेचना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, मतलब प्राइस में चेंज कर, जो प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है, प्राइस में चेंज करने से डिमांड पे असर आएगा, तो उसने ज़्यादा चार्ज करना चाहिए कि कम चार्ज करना चाहिए। ऐसे में वो क्या करेगा? जैसे जैसे प्राइस कम करेगा क्वांटिटी सेल बढ़ेंगी, उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। और अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएंगी इलास्टिक के केस पर। इन इलास्टिक में कोई असर नहीं होगा। ये चीज़ मालूम है आप लोगों को? हाँ कि ना? इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या होता है ये तो मालूम है ना? सही में मालूम है, ठीक है। चलिए, वो सेकेंड, डिफरेंट मार्केट शुड हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि हर मार्केट की इलास्टिसिटी डिमांड सेम नहीं रहती। नमक इन इलास्टिक है, नमक इन इलास्टिक है क्योंकि वो तो होना ही, लेकिन चाय पत्ती, कॉफ़ी, टी, ये सब इलास्टिक है, चेंज कर देंगे, लोग नहीं पिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा? मर थोड़ी जाएंगे। नमक के बिना काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक बार का शक्कर के बिना काम चल जाएगा, नमक के बिना नहीं चलता। क्यों? सही है ना? अरे शक्कर नहीं डालेंगे फीका पी लेंगे, और तो क्या होगा? मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन नमक तो रोज चाहिए नहीं चाहिए। नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, ये क्या होता है? मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब एक जगह कम में मिल रहा है, एक जगह ज्यादा में दे रहा है, तो इसमें रीसेल नहीं होना चाहिए। रीसेल का मतलब आपको सस्ते में मिल रहा, इनको महंगे में मिल रहा, तो आपने ये नहीं करना चाहिए कि सस्ते में खरीद के इनको बेच देना। यानी बायर दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अगर आपस में कनेक्शन हो गया, सोच लो आप दोनों अच्छे दोस्त हो और आपको मैं सस्ते में दे रहा हूँ, इनको मैं महंगा दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? मेरे से एक ज़्यादा ले लोगे और इनको दे दोगे कॉस्ट टू कॉस्ट, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ कि ना? तो ये तीसरी कंडीशन है कि बायर आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानते और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले। समझा नहीं समझा? चौथा है कंट्रोल ओवर सप्लाई। सीधी सी बात है, मोनोपोलिस्ट के हाथ में ही कंट्रोल रहता है सप्लाई का। हाँ कि ना? इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। उसको अगर प्राइस बढ़ाना है तो सप्लाई को रोक देगा, प्राइस कम करना है तो सप्लाई बढ़ा देगा, उसी के हाथ में है ना। आगे चले। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले यहां पे मैं चाहूंगा आप कुछ करेक्शन कर लो, थोड़ा सा यहां पे करेक्शंस है, मेरे साथ साथ करेक्शन कीजिए। स्टार्ट करूं करेक्शन करना। ये ग्राफ है मार्केट ए का ग्राफ,
और ये जो ग्राफ है ये मार्केट बी का ग्राफ है, और ये दोनों मिला के, इसमें कुछ मत लिखो, लिखा इतना, हाँ कि ना। यहाँ पे है P1, यहाँ पे है E1, और यहाँ पे है MR1 एंड AR1। समझ गया? अरे ये ग्राफ अभी देखे थे ना अपन ने, ऐसे AR MR, याद नहीं क्या अभी? यार तुम बस लिखा क्या? 1 1 लिखा नहीं लिखा? मार्केट बी, ये बी है, प्राइस 2, इक्विलिब्रियम 2, AR2, MR2। और ये है दोनों की टोटल बोलो या टोटल मार्केट बोलो, बस ये ई है, ये ई है, ये E1 है, ये E2। कर लिया इतना सा करेक्शन मेरे बोलने पे? हाँ। अब लिखा तो बेटा सब कुछ है, लेकिन मैं पहले चाहूंगा आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के मार्केट ए और मार्केट बी के बारे में जरा सा देखिए। बस कुछ मत करो, मार्केट ए और मार्केट बी की शक्ल देखो, बस ग्राफ की तरफ देखिए। 15 सेकंड है आपके पास, सिर्फ ग्राफ की तरफ देखते रहो। देखना मतलब उसको क्या देख के समझ आ रहा वो भी सोचना है। देख लिया? पाहला तुम्ही? अब मैंने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, ठीक है। मार्केट ए, मार्केट बी, किसका स्लोप स्टीपर है, किसका स्लोप फ्लैटर है? सिर्फ सवाल का जवाब दो, बाकी कुछ भी मत करो जो आपने देखा। मार्केट ए का क्या है? स्टीपर है, स्लोप यानी बी होता है। और मार्केट बी का क्या है? फ्लैटर है, स्लोप। किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसकी इलास्टिसिटी कम है? किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसकी इलास्टिसिटी कम है? इलास्टिसिटी मतलब क्या बेटा? प्राइस में कम ज्यादा होने से डिमांड पे कम ज्यादा होना। ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड पे बहुत चेंज हुआ। कम इलास्टिसिटी मतलब प्राइस पे चेंज हुआ, डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ए की इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है? कम। कैसे? सर देखो प्राइस में कितना सारा चेंज हुआ, लेकिन डिमांड पे तो थोड़ा सा चेंज हो रहा, इसीलिए स्लोप कैसा बन गया? स्टीपर। यानी ए जो है लेस इलास्टिक है, हाँ कि ना? और बी में क्या है बेटा? इलास्टिसिटी ज्यादा दिख रही, देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, दिख रहा है क्या? और थोड़े से चेंज के कारण क्वांटिटी में कितना सारा चेंज हो गया। स्लोप फ्लैटर है, यानी ये है मोर इलास्टिक। सही बोल रहा हूं मैं कि नहीं बोल रहा? सही बोल रहा। यानी जो गुड्स मार्केट ए में बिक रहे हैं दीज आर लेस इलास्टिक, जो गुड्स मार्केट बी में बिक रहे हैं दीज आर मोर इलास्टिक। क्या दोनों गुड्स एक है? हाँ सर एक है। कि अलग है? बोलो जल्दी। सर गुड्स एक है, मार्केट अलग अलग है। तो चलो एक चीज बताते, एक चीज कॉमन सेंस है। किस मार्केट में गरीब लोग हैं और किस मार्केट में अमीर लोग हैं? पहले वाले में, पहले वाले में अगर गरीब है ना, अमीर लोग है। पहले वाले में रिच है, दूसरे में गरीब है। क्यों? थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, बेचारों की डिमांड कम ज्यादा होगी तो गरीब ही होंगे ना, और प्राइस में चेंज होने के कारण उनके डिमांड पे असर नहीं पड़ रहा तो ऑब्वियसली वो अमीर होंगे, हाँ कि ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, रिच पीपल पुअर पीपल, फालतू के बहुत घुमाने की कोशिश करेंगे अगर प्रैक्टिकली पूछना है। कॉमन सेंस है, मैं नहीं बता रहा, आप ही जवाब दे रहे, बस देखना पड़ता 15 मिनट, 15 सेकंड सॉरी, ठीक है? अरे समझा नहीं समझा? अब अगर दोनों को मिलाना है तो कैसा करूं?
दोनों को मिलाना है तो इधर देखो, दोनों को है ना, दोनों ग्राफ को मिलाना है। इधर देखो, इधर देखो, पहला स्टीपर था फिर फ्लैटर था, स्टीपर था फ्लैटर था, बस और कुछ नहीं। स्टीपर था फ्लैटर था, स्टीपर था फ्लैटर था, वैसे ही बना दिया मैंने और कुछ नहीं किया। ये बन गया मेरा दोनों का मिक्स पकोड़ा। ये रहा आपका मिक्स। स्टीपर था फ्लैटर था, स्टीपर था फ्लैटर था। ये आपका ए आर, ये आपका एम आर। अब ये कैसे पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसा है? तो भैया इसके लिए एक एक मार्केट बाय मार्केट नहीं देखा जाता है, टोटल देखना पड़ता है। टोटल क्या है? टोटल ये है आपका थर्ड वाला। तो कुछ मत करो, इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे है बेटा? इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ है सर? यहाँ है। क्यों यहाँ है सर? एम आर इक्वल टू एम सी एंड, बोलो ना तो जॉम भी लो, बराबर है, सही है ना? अब इससे कुछ मत करो। जब भी अपने को ए आर ए सी अपन निकालते थे अभी पहले, तो अपन क्या करते थे? जैसे मैं यहाँ आपको बोलता हूँ बेटा इस क्वांटिटी पे व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू, तो आप क्या करते? सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये रहा मेरा एवरेज रेवेन्यू। मैं आपको बोलता हूँ बेटा इस पे एवरेज कॉस्ट कितनी है? सर कुछ नहीं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हो गई मेरी एवरेज कॉस्ट। हाँ कि ना? तो ऐसा ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे। ये देखो, ये यहां से सीधा 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 हम लेके गए परपेंडिकुलर, बराबर है। ये परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है जहां से मैं ले जा रहा? ये मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन है, और मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ? इक्विलिब्रियम। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा, मतलब ये ग्राफ पे इक्विलिब्रियम ये हो गया, इसी को आगे ले गया, इस ग्राफ पे इक्विलिब्रियम ये हो गया, बराबर है। हाँ कि ना? इस ग्राफ में प्रॉफिट ज्यादा है कि इस ग्राफ में प्रॉफिट ज्यादा है? ए में प्रॉफिट ज्यादा है कि बी में ज्यादा? बी, बी में ज्यादा है रेवेन्यू। आप बोले वैसा, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका निकालने का तरीका पहले आपके मन से पूछ रहा। हाँ नहीं, सोच के देता, टाइम है अपने पास, कोई बात नहीं। एक लेक्चर ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? कौन से में ज़्यादा? अप्रैल वालों, ए में ज़्यादा, बी में ज़्यादा, फिर रीज़न भी बता दो। मैंने बोला कि इसमें प्रॉफिट टोटल ज़्यादा होगा। टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। चलो टोटल रेवेन्यू बोलता हूँ। काहे? तो स्टार्टिंग से बोलो ना सर, जो बी मार्केट है वो इलास्टिक है, इलास्टिक में क्वांटिटी कम जैसे ही करते हैं सेल धड़ाधड़ बढ़ जाती है। सेल बढ़ने से टोटल रेवेन्यू क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन सर ए मार्केट में मैं कितना भी प्राइस कम ज़्यादा कर दूं, मेरी क्वांटिटी फिक्स्ड है, क्योंकि वो लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक जैसा है। यानी मैंने क्या करना चाहिए? पहले कम से कम करके जब तक मुझे पुराता है, बी मार्केट में जितना बेच सको बेच दो, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो ए मार्केट में बेचो। हाँ कि ना? क्योंकि सर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक के रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। अब लग रहा है कि बी मार्केट में और नहीं बिकेगा, तो मैंने क्या करना चाहिए? ए मार्केट में बेचना चाहिए, क्योंकि ए मार्केट की डिमांड फिक्स रहेंगी। आप प्राइस कम ज़्यादा करके डिमांड को नहीं हिला सकते, इसीलिए आपका टोटल रेवेन्यू हमेशा उतना ही रहेगा ए मार्केट। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। कैसे देखते हैं? मैथमेटिकली। चलिए, इसका संबंध बेटा इलास्टिसिटी से है, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, ठीक है?
Suppose a price discriminating monopolist sells output in market A and market B. Market A has less elastic, market B has more elastic. ये आपने जवाब बिना देखे ही सही दे दिया था. सपोज अब उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके बेचारे की लिमिटेड है, तो उसने कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, किस मार्केट में कितना बेचना चाहिए और किस मार्केट में क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, ये आपसे वो सवाल पूछ रहा है. तो आप उसको जवाब दोगे कि भैया देख सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहता है कभी भी इक्विलिब्रियम पे. इक्विलिब्रियम मतलब एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी और वो नीचे से कट होना चाहिए. बराबर है, ये तो आप उसको बोलोगे ही ना. उसके बाद कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, यानी एम सी इज इक्वल टू एम आर इन ए एंड एम आर इन बी. ए मतलब मार्केट ए, बी मतलब मार्केट बी, और एम सी इज इक्वल टू एग्रीगेट एम आर. एग्रीगेट मतलब ए आर, ए का मार्जिनल रेवेन्यू और बी का मार्जिनल रेवेन्यू दोनों की टोटल. तो इसीलिए जो हमने ग्राफ देखा इसमें पहले एग्रीगेट का हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला यहाँ पे और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने यहाँ कंटिन्यू किया. मतलब जो ये एम सी है, कौन सा एम सी, एवरेज एम सी इक्वल्स टू एम आर ऑफ ए, सॉरी बी और एम आर ऑफ ए. यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा तो ये मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. बराबर, आसान है. चलिए देखते हैं. इसके बाद वो लिखा है देखिए कंडीशन एम सी इज इक्वल्स टू एम आर ऑफ ए, एम आर ऑफ बी एंड एम सी इज इक्वल्स टू ए एम आर. अब देखो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा. In the figure, MC curve intersect AMR curve at equilibrium point E. ये है आपका equilibrium point. यहाँ पे MC equals to AMR हो रहा. EC से तो आपका total output कितना हुआ? OQ is your total output. Perpendicular EH is drawn. It intersects MRA at E1 and MRB at E2. EH इधर देखो, EH MRA at E1 MRB at E2. नहीं समझा क्या? वापस समझो. नहीं कहां से, पीछे से कि यहीं से? ये परपेंडिकुलर समझता बेटा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहता. ये यहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. कहां तक? मार्केट ए तक. मार्केट ए इधर है, ये कटाया था, अभी यहां में मार्केट ए मार्केट बी है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब ये परपेंडिकुलर में आपकी ये जो लाइन है ये एम आर और एम आर दोनों मार्केट को इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये यहाँ का इक्विलिब्रियम है, तो ये यहाँ का हुआ और ये यहाँ का हुआ. अब समझा? इसके बाद नए इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए मार्केट ए के और बी के. तो E1 यानी यहाँ वाला OQ क्वांटिटी बता रहा है, E2 यहाँ वाला ये OQ2 बता रहा है. तो ये OQ1 OQ2 हो गई आपकी OQ, क्योंकि ये और ये क्या है, इसकी टोटल है ना. सॉरी ये क्या है, इन दोनों मार्केट की टोटल है. हाँ कि ना. प्राइस चार्ज इन मार्केट ए इज हायर देन प्राइस चार्ज इन मार्केट बी. क्यों रखोगे ऐसा? सर वो लेस इलास्टिक है, वो मोर है, वहाँ प्राइस से कम कम क्यों करूँगा, डिमांड पे जब असर ही नहीं होने वाला तो क्यों सस्ता बेचूँ. प्रॉफिट कमाना चाहिए ना. लेकिन बी में मैं सस्ता बेचूंगा, सस्ता बेच के मुझे क्या होगा, क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी, मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. Thus, discriminating monopolist charges higher price in A, less elastic demand, having less elastic demand, and lower price in market B, having more elastic demand. Marginal revenue is different. अब marginal revenue कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला है हमारे पास. Marginal revenue is equals to average revenue into E minus 1 upon E. What is average revenue? नहीं 40 दिया है, वो नहीं पूछ रहा. एवरेज रेवेन्यू का दूसरा मतलब क्या? प्राइस. प्राइस प्राइस पी पी पी. प्राइस दिया है मतलब वही एवरेज रेवेन्यू. क्या यार इतना टाइम लगा है एवरेज रेवेन्यू की प्राइस सोचने के लिए. हर जगह बताया होगा दिमाग. कुछ चीजें ऐसी है जो फिट कर लो. रीजन तो बता चुका हूँ, एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना. एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस. प्राइस कितना दिया है? 40. मार्केट ए की इलास्टिसिटी 2, मार्केट बी की इलास्टिसिटी 4. तो ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 40 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2. हाँ कि ना. 40 इंटू 1/2 कितना हुआ? 20. ये हुआ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए. तो मार्जिनल रेवेन्यू बी कैसे निकालेंगे? 40 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 40 इंटू 4 माइनस 1 3 इंटू 40
सॉरी यहाँ 4 आएगा, 2 कहाँ से आ गया, ये कितना हो गया 120 डिवाइड बाय 430। इसमें मार्जिनल रेवेन्यू कम है, इसमें ज़्यादा है, तो कौन से मार्केट में बेचना पहले, बी में। अरे बी में बेचेंगे ना, बी बोला ना, आप लोगों ने बी बोले थे, मैंने कॉमन सेंस से दिखाया आपको, ये मैथमेटिकली आ गया, मैथमेटिकली समझ गया वो अच्छी बात है, लेकिन कॉमन सेंस से समझना ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब ये सब जितना बड़बड़ किया ना ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक बार हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ के देखते हैं। ठीक है, it is clear from above example that marginal revenue is different in different market when elasticity of demand at a single price is different। दोनों मार्केट में प्राइस कितना बेटा 40-40 है, प्राइस एक ही होने के बाद भी इलास्टिसिटी अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, MR is higher in market having high elasticity, बड़े काम का पॉइंट है। मार्केट बी में इलास्टिसिटी ज़्यादा थी, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा निकला, मार्केट ए में इलास्टिसिटी कम थी, मार्जिनल रेवेन्यू कम निकला, यानी जिस मार्केट की इलास्टिसिटी ज़्यादा वहाँ माँ का मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा, और जिस मार्केट की इलास्टिसिटी कम वहाँ की मार्जिनल रेवेन्यू भी कम। कंक्लूजन ड्रॉ हुआ हमारा। In above example, since marginal revenue market B is more, it will be profitable for monopolists to transfer some units of commodity from market A to B। A में मत बेच बेटा, B में बेच दे, क्योंकि B में बेचेंगा तो तेरे बिकेंगे, A में तो पड़े रहेंगे, वो बिकेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्राइस कम ज़्यादा करने से डिमांड पे असर होता नहीं। आपको जैसे ही पता चल गया कि A में 100 से ज़्यादा बिक ही नहीं सकते, तो बचे जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, बी में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि वो बिक जाए और आप कुछ रेवेन्यू कमा सको। ए में तो आप उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमा ही नहीं पाओगे। एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद इंक्रीज इन मार्केट ए एंड विद डिक्रीज इन मार्केट बी। कैसे, ए के अंदर आपने 200 रख के रखे थे, वहां से आपने 100 हटा के बी में ट्रांसफ़र कर दिए, ए से सप्लाई कम हो गई, बी में सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ता कि कम होता, कम होता। सप्लाई, मैं अभी उल्टा पढ़ा रहा हूं जो अभी पढ़ाया था, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई पे क्या असर होता है ये नहीं पढ़ा रहा, सप्लाई में चेंज होने से प्राइस में क्या असर हो रहा है ये पढ़ा रहा हूं। सप्लाई मैंने बी मार्केट में बढ़ा दी, डिमांड उतनी है, प्राइस का क्या होगा, ये एडिशनल सप्लाई बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। बी मार्केट में प्राइस कम होगा, सेल हो जाएगा। ए मार्केट में क्या हो रहा, एडिशनल यूनिट वहां से निकल गए, यानी वहां की सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने से प्राइस, डिमांड उतनी है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड पे असर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लेस इलास्टिक है ये, कुछ असर नहीं आएगा। लेकिन प्राइस बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डिमांड पे असर भी नहीं आ रहा। पहले 10 में बेचता था तो 100 बिकते थे, अब 15 में बेच रहा तो भी 100 बिक रहे, तो 5 रुपए ज़्यादा मिल रहे ना, यानी प्रॉफिट भी बढ़ा ए मार्केट में, बी मार्केट का रेवेन्यू भी बढ़ा। तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल क्या है, ए में जितना बेचना है बेचो, बाकी बी में फटाक से ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि बी का मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। समझ आया क्या, सबको आया क्या, आगे बढ़ूँ क्या? सब लिखा भी है, सब बड़बड़ जितना कर रहा ना सब लिख के दिया, देखो एक बार। अल्टीमेटली मार्जिन रेवेन्यू टू मार्केट विल बिकम इक्वल। हाँ, धीरे धीरे जाके इक्वल पे आ जाएगा, एक समय पे इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक इसमें कम था, इसमें ज़्यादा था, आपने यहाँ से निकाल के यहाँ डाले। अब यहाँ का प्राइस कम होगा, रेवेन्यू धीरे धीरे कम होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, और वहाँ का मार्केट ए का प्राइस आपने बढ़ा दिया, क्वांटिटी उतनी है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दोनों जाके इक्वल पे आएगा। ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आप क्यों कर रहे, अभी आपने ये क्यों किए, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? पहला काम है प्रॉफिट कमाना, दूसरा प्राइस ये है कि देखो, मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया था, याद होगा आपको। क्या होता कंज्यूमर सरप्लस में, किसी चीज का प्राइस 20 रुपया है, लेकिन मैं 30 देना चाहता हूं, मैं सोच रहा था 30 रहेगा, लेकिन प्राइस 20 ही है। अब मैंने 20 ही दिया, मेरे जेब में क्या बच गया, 10 रुपया सरप्लस बच गया। तो ऐसे केसेस में अगर आपको पता चल जाए, मुझे पता चल जाए इसके दिमाग में 30 रुपये देने को तैयार है, मैं कितने चार्ज करूंगा इससे, 30 करूंगा कि 20 करूंगा?
टू वाइप ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अरे जब ये अमीर आदमी है, देने को तैयार है, तो क्यों नहीं लो इससे? वाई नॉट? हाँ कि ना, अब तुम्हारे दिमाग में ही है इतने पैसे देना है तो फिर तो लेना ही चाहिए ना। और दिमाग में है तो मैंने मांगा तुम दे भी दोगे, कंज्यूमर सरप्लस वाइप ऑफ हो जाएगा। सेकेंड डिग्री में क्या होता? सेकेंड डिग्री में क्या होगा? कंज्यूमर, देखिए ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री के अंदर यानी पहले लेवल पे मोनोपोलिस्ट ऐसा फिक्स प्राइस करेंगे कि पूरा के पूरा कंज्यूमर सरप्लस हो जाए, उसका मतलब हट जाए। सेकेंड डिग्री में पूरा नहीं लेगा, ओनली सम पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस लेगा। यहाँ पे प्राइस चेंज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज लार्ज क्वांटिटी सोल्ड एट लोअर प्राइस। ये प्योर मोनोपोलिस्ट जो करता है, ये सेकेंड डिग्री में आएगा। और थर्ड डिग्री में क्या होगा? कुछ नहीं, लोकेशन, टाइम, आदमी देख के जैसा चेंज करना है कर दो। दैट मीन्स वेयर द मोनोपोलिस्ट चार्जेस द प्राइस अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कस्टमर सेगमेंट, कौन आ रहा खरीदने, मर्सिडीज से उतर रहा कि साइकिल से उतर रहा, देख के जरा चार्ज करो प्राइस। इनकम लेवल, जेब में 500 का बंडल निकाल रहा है कि 10-10 के नोट निकाल रहा है, वो देख के प्राइस बताओ। टाइम ऑफ परचेज, रात को खरीदने आ रहा है कि सुबह खरीदने आ रहा है, ये सबसे फर्क पड़ता है कि नहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स यानी क्यों करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में लिखा हुआ। समझ आया? ये हमारा कंप्लीट होता है मोनोपोली। अब हम आते हैं दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। बहुत सिंपल है, थोड़ी देर में हो भी जाएगा ये, आधे घंटे में। तो आज ये कंप्लीट कर देते हैं ताकि कल के दिन हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर ओलिगोपोली बचेगा। ओलिगोपोली ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का काम है, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम हो गई ना, अब आज आप खाली हो, कोई काम है नहीं आपके पास करने के लिए, है ना? तो एक काम करना, घर जाके सबसे पहले इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन घर से करके आना। ओलिगोपोली को छोड़ देना, बाकी करके आना। करोगे क्या? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। बहुत आसान है ये, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। अभी हमने क्या देखा? अभी आज क्या देखा था? आज और कल मिला के एक देखा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, एक देखा मोनोपोली। एक मोनोपोली देखा, एक परफेक्ट। दोनों एकदम बिल्कुल अपोजिट है। एक देवता है तो एक राक्षस है, ठीक है, एकदम अपोजिट। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। ये क्या है भैया? नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, दोनों का मिक्सचर टाइप बोल सकते हैं आप। कुछ गुण इसके आ गए, कुछ गुण इसके आ गए, इसलिए नाम पड़ गया परफेक्ट कंपटीशन का। इसने कंपटीशन ले लिया और मोनोपोली का मोनोपोलिस्टिक ले लिया, तो नाम क्या हुआ? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिंपल, बहुत आसान है। चलो देखते हैं। अपन ने 2 मॉडल पढ़े जो बताते हैं एक्सट्रीम ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये दोनों एक्सट्रीम चीजें आपको देखने नहीं मिलती है। इसीलिए इन रियलिटी वी फाइंड ओनली इम्परफेक्ट कंपटीशन विच फॉल बिटवीन द 2 एक्सट्रीम ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली। इसके 2 तरह के होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक का नाम है मोनोपोलिस्टिक, दूसरे का नाम है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली आज नहीं पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक आज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखने के पहले जरा इसको देख लो, ये डब्बे को, बस ये डब्बा एक बार पढ़ लो। डब्बा पढ़िए, पढ़ो ना डब्बा। क्या दिख रहा? बाथिंग सोप, डिटर्जेंट, शूज, शैम्पूज, टूथपेस्ट, मिनरल वाटर, फिटनेस एंड हेल्थ सेंटर, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑल ऑपरेट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब क्या हुआ? टूथपेस्ट भी सब सिमिलर है, पेप्सोडेंट बोलो, कोलगेट बोलो, लेकिन ब्रांड अलग है। तो मोनोपोली हुई क्या? एक ही कोलगेट ही चल रहा क्या? नहीं, 5, 7, 10 लोग हैं, यानी मोनोपोली टूट गई। और सब में कंपटीशन भी है आपस में। एक ने प्राइस कम किया तो दूसरा क्या करेगा? हम करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसका बिकना कम हो जाएगा। पतंजलि का 30 रुपए का मिल रहा है, कोलगेट का 20 का मिल रहा है, आप क्या करोगे? कोलगेट ले लेंगे सर, अपने को क्या करना है, दांती तो कसने हैं। सिंपल, हाँ कि ना? रैशनल। अरे समझे नहीं समझे?
या चलो पतंजलि तो हर्बल हो गया, एक काम करो, हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी आया ना वो हर्बल, क्या नाम है उसका, लीवर आयुष, लीवर आयुष, अक्षय कुमार करता ना, वो दोनों 30-30 रुपए के दे रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पतंजलि 30 का दे रहा, वो 20 में ही बेच रहा, तो वो भी आयुर्वेदिक वो ले लो, वीको ले लो, हिमालय ले लो, क्यों आपको आयुर्वेदिक ही चाहिए ना, 28 जड़ी बूटियों वाला, तो कोई भी ले लो। अरे हाँ की ना, ये है मोनोपोली। मिनरल वाटर बिस्लरी ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो क्या करते, वो बैली आता, रेल नीर आता, ऐसे अलग अलग आते कि नहीं, एक्वाफीना, किनले, लेते कि नहीं लेते, लेते सर, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पहले बिस्लरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबके प्राइस एक ही है, अगर बिस्लरी 25 रुपए कर देता है और एक्वाफीना 15 में देता है, तो क्या बिस्लरी ढूंढोगे भी नहीं, फिर आप एक्वाफीना दे दो भैया। यहाँ पे कोई भी फर्म जो आपस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर रही है, जनरली प्राइस सेम रखती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ फीचर इसके हैं, कुछ फीचर इसके हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन प्राइस अलग अलग नहीं कर रहे। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड इंडिविजुअल कंपनीज आर प्राइस टेकर। 15 रुपए लीटर फिक्स होगा तो सभी 15 में देंगे। कुछ फीचर किसके हैं, मोनोपोली के, कुछ फीचर है परफेक्ट कंपटीशन के। तो चलिए, ये फीचर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये फीचर सिर्फ आपको पढ़ना है। ये देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है कि नहीं, बायर की, बायर पानी की बोतल देख लो, बायर बहुत है, सेलर भी बहुत है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है क्या, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। इसके लिए मैं इसको बोलूंगा, दीज आर नॉट आइडेंटिकल, दीज आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। ब्रश करना है और वो दुकान में कोलगेट मिल ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, पेप्सोडेंट ले लोगे, नहीं मिल रहा तो क्लोजअप ले लोगे। कुछ भी चलाओगे कि नहीं, कि बिना ब्रश किए रहोगे दिन भर, नहीं सर, कुछ भी चला लेंगे, उसके बिना कैसे रहेंगे सर। कई बार ट्रेन में जाते, हमारे पास टूथपेस्ट नहीं रहता और बाजू वाला जो ट्रेन में हमारे साथ बैठा था उसके पास टूथपेस्ट है, हमको रोज कोलगेट करने की आदत है, उसके पास पेप्सोडेंट है, और आपको कोलगेट कहीं मिल भी नहीं रहा, तो क्या करोगे बोलो, पेप्सोडेंट लगा ले भैया, थोड़ा सा दे दो भैया, हाँ कि ना, अरे हाँ, कि बिना ब्रश के खाना स्टार्ट कर दोगे, समझे नहीं समझे। तो बस वही है मोनोपोलिस्टिक। आसानी से समझ रहा नहीं समझ रहा, अब ये सब क्वेश्चन आने वाले नहीं है, क्वेश्चन आएगा सीधा ग्राफ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे तो फिर सीए बन के क्या फायदा। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, हाँ कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, सब में आपस में कंपटीशन तो है, लेकिन प्राइस का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सबके प्राइस एक सरीके हैं। पार्ले की मारी चॉइस आती, ब्रिटानिया की मारी गोल्ड आती, सनफिस्ट की मारी लाइट आती, तीनों बिस्किट मारी बिस्किट है, तीनों का प्राइस एक मिलेगा। तीनों में आपस में क्या प्राइस का कंपटीशन है क्या, नहीं, तीनों ने प्राइस तो सेम ही रखा है, कंपटीशन के ब्रांड का है। और ऐसे केसेस में मुझे बताओ, अगर मुझे सेल बढ़ाना है तो मुझे प्राइस कम ज्यादा करना चाहिए, क्वांटिटी। अब एक चीज नोट करना, आज अगर पार्ले ऐसा बोलता है अब मारी बिस्किट में 20% मोर, 2 दिन के अंदर ब्रिटानिया और सनफिस्ट बिस्किट में भी 20% मोर आना शुरू हो जाएगा। पार्ले बोलता है ये 10 नहीं हम 8 में देंगे, तो बराबर वो दोनों भी वैसा ही करेंगे, हाँ कि ना, बोलो बोलो, सही बोल रहा मैं नहीं बोल रहा। तो प्राइस कम ज्यादा करने से कुछ फायदा होगा नहीं, यहां पे आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, आपको ब्रांड एम्बेसडर बड़ा लगाना पड़ेगा। प्राइस छोड़ के बाकी कुछ भी करोगे तो ही आपका सेल बढ़ेगा। अगर किसी ने विराट कोहली को लिया तो आपके उसके अपोजिट में महेंद्र सिंह धोनी को लगाना पड़ेगा। प्राइस अरे वो भी कर देगा ना कम। आप बिस्लरी वाले, अच्छा बिस्लरी वाले हो, मैं एक्वाफीना वाला हूँ, आपने प्राइस कम कर दिया, मैं भी कम कर देता, लो क्या करते, क्या होगा। पर नॉन प्राइस कंपटीशन है, प्राइस का तो कंपटीशन ही नहीं है। देख लो आप, ये सारे प्रोडक्ट एक सरी का प्राइस रहता है, 1-2 रुपए का फर्क रहा तो रहा, और एक प्राइस कम करता है, क्वांटिटी बढ़ाता है, तो दूसरा भी प्राइस कम कर क्वांटिटी तुरंत बढ़ा देगा। तो आपके प्राइस कम करने का कुछ असर हुआ क्या, उल्टा दोनों को नुकसान हुआ। आपने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी तो मारी, उसके भी पाँव पे मार दी, क्या फायदा।
अब वो बात अलग है, हमारे इंडिया के अंदर खुद का कितना भी बुरा हो, दूसरे का बुरा होता है तो बड़ा मजा आता है। ऐसा होता कि नहीं होता? खुद को मार्क्स कमाए चलेगा, दूसरे को कम आए ना। कई बार आपस में फोन करके पूछते होंगे ना, तेरी कितनी पढ़ाई हो गई, तेरी कितनी हो गई, कितना पढ़ के हो गया, करते हैं आपस में फोन एक दूसरे को? नहीं करते आप लोग? नहीं, ऐसा होता तो है वैसे, हमारे साथ तो होता है हमारे टाइम में। जैसे ही उसने, हमारी पढ़ाई नहीं हुई और दोस्त ने बोला यार मेरी भी पढ़ाई कुछ नहीं हुई, तो बड़ा अच्छा लगता हाँ। और अगर दोस्त ने बोल दिया मेरी भी पढ़ाई, मेरा तो पूरा हो गया पढ़ के, तो हमारा दिमाग टेंशन में आ जाता है। ऐसा होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, नहीं होता अच्छी बात है, गुड, होता है, सब होता है। चलो जाने दो। तो नॉन प्राइस कंपटीशन समझ में आया क्या? अरे हाँ कि ना, प्राइस का कंपटीशन नहीं है, प्रोडक्ट का कंपटीशन है। प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारो तो आपका सेल बढ़ेगा, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बढ़ाओ तो आपका सेल बढ़ेगा, ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े लगाओ। अभी इंडिया में अमेजोन ही चल रहा था, फ्लिपकार्ट खत्म होने पे आ गया था। अच्छा आपने ये भी देखा होगा, ये बिग बिलियन डेज, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, एक ही दिन क्यों रहते हैं? वो भी 29 से 3 तारीख तक दे रहा, फ्लिपकार्ट भी वही दे रहा। ये सब क्या है? मोनोपोलिस्टिक है। फ्लिपकार्ट भी जो बेचता है वो अमेजोन भी बेचता, यस और नो? सेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अमेजोन ज्यादा चल रहा था, फ्लिपकार्ट को रिसेंटली वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया, 77% होल्डिंग वॉलमार्ट की अब फ्लिपकार्ट की वॉलमार्ट ने खरीदी है। वॉलमार्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल चेन है, उसके सामने अमेजोन कुछ भी नहीं है। अभी देखो फ्लिपकार्ट के 2 बड़े ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, देख लेना जाके, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर लगा दिए। इतने बड़े तो अमेजोन के पास भी नहीं है। आज अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से बड़ा ब्रांड कौन है इंडिया में? कोई नहीं, बाबा रामदेव है, लेकिन उनकी जान दो नहीं करेंगे, ठीक है? समझा क्या ये? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है दे compete with each other through advertisement, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आफ्टर सेल सर्विस जो ज्यादा अच्छी देगा कस्टमर उससे लेगा। दे इनकर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। चलो भैया, अब ऐसे लोगों को शॉर्ट रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में तो मैंने पहले ही बताया, सबको सब कुछ हो सकता है। सुपर नॉर्मल भी हो सकता, नॉर्मल भी हो सकता, लॉस भी हो सकते। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? तो बोलो ना, एम सी इक्वल टू एम आर एंड एम सी कर्व शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो अभी बस देख लो, जैसा उसमें था वैसा के वैसा इसमें है। जैसा किसमें था? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, सॉरी मोनोपोली के अंदर था, वैसे के वैसे इसके अंदर है। देख लो आप, मोनोपोलिस्टिक अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक अर्निंग लॉसेस। अब एक चीज यहां पे आ गई, मोनोपोलिस्टिक को क्या नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्या? मोनोपोलिस्टिक को नॉर्मल होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? अब मेरे सवाल का एक जवाब दे दो, लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होगा? मोनोपोलिस्टिक को लॉन्ग रन में कौन सा होगा? नॉर्मल की सुपर नॉर्मल? नहीं नहीं नहीं, मोनोपोलिस्टिक बोल रहा भैया, आप बोलो क्या करना। सुपर नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली को होगा लॉन्ग रन के अंदर, और बाकी सबको लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि वो सिंगल नहीं है जो प्राइस मनमाने ढंग से कम ज्यादा कर दो। उनके जैसे बहुत है, उन्होंने प्राइस या प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश की तो दूसरे भी तुरंत प्राइस प्रॉफिट अपना कम ज्यादा कर सकते हैं। उनके मन में फियर रहता है इस चीज का, हाँ कि ना? तो लॉन्ग रन में क्या होगा? लिखा है यहाँ पे, फर्म्स ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ कैसा रहता है? ये रहा। लेकिन मैं इसमें कुछ आगे ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये ग्राफ की तरफ एक बार देखिए। ऐसा ग्राफ आपने देखा है पहले? हाँ देखा तो है। ये डॉट डॉट लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये जो डॉट 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 लाइन है ना, इसको भूल जाओ। ऐसा ग्राफ आपने देखा है? हाँ देखा है। कहाँ देखा है सर? मोनोपोली के नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमने ये ग्राफ देखा है, जहाँ पे ये जो एल ए सी कर्व था, ये तो अभी आपने लॉन्ग रन कर दिया इसलिए एल लिख दिया सामने, ए सी कर्व ए आर कर्व को ऐसा टेंजेंट जाता था, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होते थे। क्या इक्वल होते थे? ए सी इक्वल टू ए आर, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता था। यही हमारा ए आर, यही हमारा ए सी, इससे क्या होता था? यानी क्यू आर माइनस क्यू आर, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट चल रहे ना लॉस हो रहा है। मैं एक काम करता हूं ना, मेरी इच्छा है थोड़ा ज्यादा बना के बेचने की, मेरी इच्छा। मैं कौन हूं?
पार्ले बिस्किट वाला समझ लो। मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? ब्रिटानिया है और सनफीस्ट है। हमारे तीनों के प्राइस बिस्किट के पैकेट का प्राइस 10-10 रुपए था, 10-10 रुपए था। मुझे मेरा सेल जो भी था, उनका सेल था, उनका सेल था, हम बराबर एडवर्टीजमेंट करते थे, सब कुछ इक्वल हम कर ही रहे थे। मेरा सेल 100 यूनिट था, ब्रिटानिया का भी 100 यूनिट है और सनफीस्ट का भी 100 यूनिट है। अब मैं पार्ले हूं, मुझे कुछ तो भी ज्यादा बेचना ही है इससे, मैंने सोच लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्यादा बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करूं तो वो भी कम कर देगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, मतलब खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक्सपेंस करना पड़ेगा। इससे मेरी कॉस्ट का क्या होगा? बढ़ेंगी कि कम होंगी? सर जो रेवेन्यू था उसमें से अब आप खर्चा कर रहे हो, मतलब रेवेन्यू कम हो जाएगा और कॉस्ट ज्यादा हो जाएंगी, हाँ कि ना? क्योंकि ये देख लो, Q1 आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, इस क्वांटिटी पे अगर मैं जाऊं तो हो क्या रहा है मेरे साथ? देख लो, रेवेन्यू कम हो गया, ये यहाँ पे रेवेन्यू है और यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट ज़्यादा लग गए, रेवेन्यू कम हो गया, तो इस कॉस्ट पे मेरा प्राइस कम हो जा रहा है। प्राइस कम होने से होगा क्या? कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं, उल्टा मैं नुकसान में आ गया। और आपने प्राइस कम किया, देखा देखी अगर दूसरे ने भी कम कर दिया तो पूरा आपका लॉस। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये लोग कभी भी प्राइस कम ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ एडवर्टीजमेंट बढ़ाते, डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा देंगे, या वो 20% एक्स्ट्रा फ्री, ऐसा कुछ तो भी लिखा रहता ना, वो करते हैं। आई बात समझ में? इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ आपको, प्रैक्टिकल। लेज आते, लेज के चिप्स आते हैं, एक बालाजी भी आने लग गया आजकल। अरे हाँ कि ना? बालाजी की भी क्वालिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेज लोग खरीदना बंद कर दिए थे, बालाजी खरीद रहे थे, क्योंकि एक तो लेज का पैकेट 20 रुपए का, 10 का मिलता नहीं, और जितना बालाजी 10 रुपए में देता है उतना वो 20 रुपए में देता है, लेज वाले। महेंद्र सिंह धोनी, सैफ अली खान आर द ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लेज की एडवर्टीजमेंट आना हो गई बंद। लेज ने क्या किया? चिप्स का पैकेट 10 रुपए का और उस पर लिखा है 40% एक्स्ट्रा, जाके देख लेना। यानी जितना बालाजी क्वांटिटी दे रहा है बराबर उतनी क्वांटिटी वो दे रहा है और वही प्राइस में दे रहा है। तो सब दुकानदार में आजकल हर दुकान में आपको लेस भी साथ में दिखेंगे, और आप लेस, सीधी बात है, बालाजी लेस दोनों दिखेंगे, सेम दिखेंगे, तो क्या खरीदोगे? लेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से ये काम हो रहा था क्या? नहीं। क्या करना पड़ा? क्वांटिटी बराबर उतनी दे दो, 40% एक्स्ट्रा, जाओ। एडवर्टीजमेंट तो पहले भी लेस की इतनी आती थी, क्या लेस ब्रांड हमारे दिमाग में बैठ चुका था, अभी भी आती है, लेकिन एम्बेसडर भी चेंज कर दिया, ब्रांड एम्बेसडर। समझ आया नहीं आया? चलिए, तो क्या लॉन्ग रन में क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है। चलिए, और ये जो बड़बड़ किया ना अभी, ये ज्यादा होगा तो क्या होगा? सब यहाँ छाप के दिया हुआ, ये देख लो। अब एक काम आप लोगों के लिए सिर्फ इतना छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, घर जाके एक बार ये पढ़ लेना। वैसे ये पढ़ने, सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन एक बार देख लेना। सबसे काम की चीज आपको ये पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। एक टेबल आपको दिया है मैंने, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, ठीक है। ये पढ़ने से आपको तीनों में क्या फर्क है क्या नहीं पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, हर चीज कवर की है इस टेबल के अंदर, एक एक चीज कवर्ड है। तो ये पढ़ोगे घर जाके, और ये पढ़ने के बाद क्या करना? ओलिगोपोली छोड़ के बाकी पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन घर से करके आना। कल हमारा लेक्चर का टाइमिंग सुबह 7 से 9 है, आई होप मालूम है आपको। टाइम टेबल मिल गया? ग्रुप पे डाल दिया ना? 7 से 9 हमारा कल का लेक्चर है। कल के दिन हम ये वाला कंप्लीट परमानेंटली कर देंगे। परसों आप लोगों को छुट्टी है, और उसके बाद भी अपने 2 लेक्चर है। अपना 2 लेक्चर में 5th चैप्टर स्टार्ट होके कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी वेडनेसडे को अपना इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन अपने को एक एक लेक्चर दिया है। ये 3 दिन में अपना BCK का 5th चैप्टर कंप्लीट होगा।
उसके बाद संडे को 2 लेक्चर है, मंडे को भी 2 मिलेंगे और ट्यूसडे को भी 2 मिलेंगे। तीनों 2-2 दिन के अंदर अपना जो 6 चैप्टर है लास्ट बीसीके का वो कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे को आपका सिलेबस कंप्लीट। रिवीजन होने वाला है पूरा, मतलब सारे फैकल्टीज लेने वाले हैं। रिवीजन का एक शेड्यूल रहेगा, 1 डे रिवीजन जिसको बोलते हैं, उसमें पूरा आपको रिवीजन भी कराया जाएगा। मैं हालांकि 2 दिन ले रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। एक दिन बीसीके कर देंगे, एक दिन इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक दिन में दोनों करेंगे तो कम कम कवर होगा। एक दिन में दो करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कवर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश करें। तब उसमें ये एक एक चीज़ 5 बार नहीं बताऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट शुड कर, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, ये बार बार नहीं बताऊंगा, रिवीजन करा रहा है। सही है ना। चलो आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह। टिल देन बाय।